V6 हिंदी अध्याय 51 टॉवर पर चढ़ते समय द्वंद्व। स्टार वेब में सबसे लोकप्रिय जगह हमेशा स्टार टॉवर होगी। स्टार टॉवर के आसपास कोई भी महसूस कर सकेगा कि रेडियंस फेडरेशन की दूसरी दुनिया के रूप में स्टार वेब कितना समृद्ध था। स्टार टॉवर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद लिन युआन ने रास्ते में जो कुछ देखा और सुना उससे वह चकित रह गया। उसने सभी तरह के फे देखे, उन सभी का डेटा कॉपी करके स्टार वेब पर अपलोड किया गया था, लेकिन उच्च श्रेणी के फे ने अपनी असली ताकत बरकरार रखी, जिससे एक ऐसा दबाव बना कि एक फे सीधे चेहरे पर जा गिरा। स्टार टॉवर पर चढ़ने के लिए पहले पंजीकरण कराना होगा। बेशक टॉवर पर चढ़ने से पहले हर बार पंजीकरण कराना जरूरी नहीं था। हर किसी को केवल पहली बार टॉवर पर चढ़ने पर ही अपनी जानकारी दर्ज करानी होगी। उनकी जानकारी दर्ज करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा क्यूई पेशेवरों की रैंक और अनुबंधित फेस की ताकत दर्ज करना था। इसके बाद सूचना से डेटा उत्पन्न होगा और टावर को चुनौती देने पर डेटा से आभासी छवि उत्पन्न होगी। वास्तविक दुनिया में स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए बिना किसी संयम के लड़ना बहुत मुश्किल था। पूरी तरह से लड़ाई के परिणामस्वरूप एक पक्ष घायल हो सकता है या वास्तव में दोनों पक्ष घायल हो सकते हैं। जब उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्यू पेशेवर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे तो वे अपने परियों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सके और यहां तक कि हताहत भी हो सकते थे। स्टार वेब ने इस कारक की भरपाई कर दी। स्टार वेब में लड़ाई सभी स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की जानकारी और फेस को रिकॉर्ड करने के समान थी। लड़ाई के दौरान दर्द, स्पर्श और बाकी सब कुछ वास्तविक दुनिया की तरह ही होगा। यहां तक कि यदि युद्ध के दौरान स्टार वेब में कोई हताहत होता है तो वास्तविक दुनिया में आत्मा क्यूई पेशेवरों और उनके फेय को शारीरिक क्षति नहीं होगी। स्टार टॉवर पर चढ़ने के महत्व ने उच्च रैंकिंग वाले लोगों को गौरव दिलाया और स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल और उनके फे को अपनी टीम वर्क पर काम करने में सक्षम बनाया। इसने उन्हें युद्ध तकनीकों को आजमाने का मौका भी दिया। स्टार टॉवर की पहली 100 मंजिलों के लिए चुनौती देने वालों को उसी मंजिल पर बेतरतीब ढंग से चुना जाएगा। जीतने वाला एक मंजिल ऊपर जाएगा जबकि हारने वाला एक मंजिल नीचे चला जाएगा। 100वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को सेलेस्टियल सीढ़ी क्लेश से गुजरना होगा, जिसे प्रमोशन द्वंद्व युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। प्रमोशन द्वंद्व के दौरान प्रमोशन में भाग लेने वाले 3 चुनौतीकर्ताओं को 3 द्वंद्वों का संचालन करने के लिए यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। लगातार 2 मुकाबलों के बाद तीसरे मुकाबलों को छोड़ा जा सकता था और चुनौती देने वाले को सेलेस्टियल सीढ़ी पर पदोन्नत कर दिया जाता था। अगर चुनौती देने वाला एक द्वंद्व हार जाता है तो सेलेस्टियल सीढ़ी पर पदोन्नति विफल हो जाएगी। अगर चुनौती देने वाला 2 द्वंद्व हार जाता है तो चुनौती देने वाला 100वीं मंजिल पर भी नहीं रह पाएगा और 99वीं मंजिल पर गिर जाएगा। यदि चुनौती देने वाला 3 द्वंद्व हार जाता है तो वह सीधे 98वीं मंजिल पर चला जाएगा और पदोन्नति द्वंद्व के लिए दोबारा चुनौती देने से पहले उसे 100वीं मंजिल पर वापस चढ़ना होगा। टॉवर पर चढ़ने के नियम बहुत सरल थे। हालांकि टॉवर पर चढ़ते समय एक बदकिस्मत आत्मा क्यूई पेशेवर के साथ जोड़ी बनाना संभव था जो वास्तव में बहुत दुर्जय था लेकिन निचली मंजिलों पर फंस गया था। ऐसे लोगों को स्टार टॉवर के गोलकीपर के रूप में भी जाना जाता था। स्टार टॉवर पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति सेलेस्टियल सीढ़ी को निशाना बनाता था। सेलेस्टियल सीढ़ी पर चढ़ने वाले लोगों को ही स्टार टॉवर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। ऐसे लोगों को गॉड क्लास के नाम से जाना जाता था। चूंकि यह पहली बार था जब लिन युआन स्टार टॉवर पर चढ़ रहा था, उसके पास खुद को आज्ञाकारी रूप से पंजीकृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्टार टॉवर के लिए पंजीकरण करने के लिए आवश्यक पहचान जानकारी दूसरों से अलग थी। स्टार वेब कार्ड ने स्टार टॉवर की पहचान जानकारी को बांध दिया। इसका यह भी मतलब था कि प्रत्येक रेडियंस फेडरेशन नागरिक केवल स्टार टॉवर के स्टार टॉवर में भाग लेने के लिए अपनी असली पहचान का उपयोग करने में सक्षम होगा। रेडियंस फेडरेशन में बहुत सारी यूनियनें थीं और उनमें से अधिकांश के पास स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे संसाधन और उच्च वेतन थे। सभी यूनियनें कुछ बड़े पैमाने के टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए टीमें बनाती थीं। उच्च रैंक वाले और क्षमतावान द्वंद्वादी सामान्यतः यूनियनों के लिए भर्ती लक्ष्य बन जाते हैं। स्टार टॉवर के नवागंतुक पंजीकरण कक्ष में प्रवेश करते समय लिन युआन ने देखा कि यह बेहद शांत था। वहां एक युवक फेया से जुड़ी एक किताब पलट रहा था। जब उसने लिन युआन को अंदर आते देखा तो उसने तुरंत कहा, नए पर्वतारोही, जल्दी से फॉर्म भरने के लिए आ जाओ। फॉर्म भरने के बाद मैं तुम्हें जानकारी दर्ज करने के लिए अंदर ले आऊंगा। फिर युवक ने लिन युआन के लिए फॉर्म को तेजी से टेबल पर रख दिया। फिर उसने लिन युआन के कंधों पर खड़े जीनियस और चिमी को देखा और एक जिज्ञासु स्वर में कहा, आपके 2 परी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे आत्मा जानवर होंगे जिन्हें मैं पहचान नहीं पाऊंगा। लिन युआन ने जवाब में मुस्कुराहट बिखेरी। जीनियस 100 प्रश्नों वाले जानवर से विकसित हुआ था जबकि चिमी एक साउंड बर्ड से विकसित हुआ था। जीनियस पहले से ही एक कांस्य 1000 प्रश्न जानवर था जबकि चिमी एक कांस्य स्ट्रीमक्लाउड एज और पक्षी था।
100 सवाल वाले जानवर और ध्वनि पक्षी को कभी भी किसी ने कांस्य ग्रेड में विकसित नहीं किया था। इसलिए वे इस दुनिया में अद्वितीय थे और यह स्वाभाविक था कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। लिन युआन ने तुरंत अपना व्यक्तिगत विवरण सहित फॉर्म सौंप दिया। युवक ने इसे प्राप्त किया और एक नज़र देखा। ये देखकर कि कोई समस्या नहीं थी, वह खड़ा हुआ और लिन युआन के सामने चला गया। तो मेरे पीछे आओ। पहली बार जानकारी दर्ज करना थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन पहली बार इनपुट करने के बाद आपके पास स्टार वेब पर पंजीकरण का प्रमाण होगा। अगली बार जब आपका व्यवसाय रैंक बढ़ता है या आपके पास नए फे या नए विकसित फे होते हैं, तो आप स्टार वेब सिस्टम में खुद से जानकारी दर्ज कर सकते हैं। युवक ने लिन युआन को महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी दी। अपनी नौकरी पूरी करने के बाद उसने वही किताब निकाली जो वह पहले पढ़ रहा था। वह चलते समय ध्यान से उसे पलट रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे याद हो रहा है। लिन युआन ने किताब का नाम देखा और यह उन किताबों में से एक थी जो प्राथमिक रैंक फे ऑब्जर्वर से संबंधित थी। फिर उसने पूछा, आपकी किताब को देखकर लगता है कि क्या आप प्राथमिक रैंक फे ऑब्जर्वर की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं? युवक आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवा लिन युआन प्राथमिक रैंक फे ऑब्जर्वर के लिए परीक्षा योग्य विषयों के बारे में इतना स्पष्ट होगा। उसने आश्चर्य से लिन की ओर देखा और कहा, हाँ, मैं प्राथमिक रैंक फे ऑब्जर्वर की परीक्षा पास करने जा रहा हूं और अगले महीने क्रिएशन मास्टर परीक्षा की तैयारी करूंगा। युवक के चेहरे पर अत्यंत गर्व का भाव था और उसका स्वर आत्मविश्वास तथा अपनी शान दिखाने की इच्छा से भरा हुआ था। युवक ने जरूरी प्रक्रियाएं समझाईं और लिन युआन का पंजीकरण पूरा किया। उसके बाद लिन युआन चला गया। युवक के लिए उसे अभी जो करना था वह फे ऑब्जर्वर व्यवसाय के बारे में ज्यादा जानकारी याद रखना था। लिन युआन उसे परेशान करना जारी नहीं रखने वाला था। किसी भी व्यक्ति के लिए जो क्रिएशन मास्टर परीक्षा देने और उसे पास करने की प्रतिभा रखता है, ये ड्रैगन गेट से छलांग लगाने के समान होगा। यहाँ तक कि क्लास 1 क्रिएशन मास्टर भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सम्मान और प्रशंसा मिलेगी चाहे वह कहीं भी जाए। लिन युआन ने पहले ही मोबियस, जीनियस और चिमी के लिए जानकारी डाल दी थी। रेड थॉर्न के लिए यह अभी भी एक सामान्य फे था और स्टार टॉवर के युद्ध प्रारूप में भाग लेने के लिए योग्य नहीं था। इसलिए लिन युआन ने रेड थॉर्न की जानकारी नहीं डाली। स्टार टॉवर की सूची में पंजीकरण के बाद एक पहचान पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें लिन युआन के बारे में जानकारी थी। नाम, लिन युआन, लिंग पुरुष, ऊंचाई 178 सेमी, वजन 61 किग्रा, स्टार टॉवर मंजिल 0वीं मंजिल, स्पिरिट क्यूई व्यवसाय हीलिंग टाइप पेशेवर, व्यवसाय रैंक डी रैंक, अनुबंधित फेयर मोबियस एलिट 7/10 महाकाव्य, 1000 सवाल जानवर कांस्य 1/10 सामान्य, स्ट्रीम क्लाउड एज्योर बट कांस्य 1/10 सामान्य, द्वंद्व रिकॉर्ड द्वंद्व 0, जीत 0, हार 0, उच्चतम मंजिल 0। पहचान पत्र देखने के बाद लिन युआन ने तुरंत द्वंद्व रिकॉर्ड और आत्मा क्यूई कब्जे के अलावा सभी जानकारी को छिपाने का फैसला किया। स्टार वेब रेडियंस फेडरेशन की दूसरी दुनिया थी और गोपनीयता के आश्वासन के मामले में ये वास्तविक दुनिया से भी बेहतर थी। अब जब लिन युआन ने सारी जानकारी दर्ज कर ली थी तो उसने तुरंत स्टार टॉवर में प्रवेश करने का फैसला किया। लिन युआन ने स्टार टॉवर में किसी भी द्वंद्व युद्ध में भाग नहीं लिया था और वह असंख्य निचले स्तर के खिलाड़ियों में से एक था। प्रतिद्वंद्वी के साथ मैच करने का विकल्प चुनने के बाद लिन युआन को जल्दी से एक द्वंद्ववादी के साथ मैच किया गया जो स्टार टॉवर के निचले तल पर भी था। जब लिन युआन ने प्रतिद्वंद्वी की जानकारी देखी तो वह चौंक गया। प्रतिद्वंद्वी पहले से ही 471 द्वंद्व युद्धों में भाग ले चुका था और सबसे ऊंची मंजिल तीसरी मंजिल दर्ज की गई थी। इसका मतलब यह था कि वह लगभग सभी 471 मुकाबलों में फंस गया था। अन्यथा वह अभी भी स्टार टॉवर की निचली मंजिल पर नहीं होता। द्वंद्वयुद्ध का रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकता था तथा द्वंद्वयुद्ध से पहले दोनों पक्ष एक दूसरे के रिकॉर्ड देख सकेंगे। प्रतिद्वंद्वी एक बूढ़ा आदमी था जो लगभग 80 वर्ष से अधिक उम्र का था और उसके आधे बाल पहले से ही सफ़ेद थे। लेकिन लिन युआन के द्वंद्व रिकॉर्ड को देखने के बाद वह तुरंत दिल खोलकर हंस पड़ा। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी वास्तव में एक नए व्यक्ति का सामना करने में सक्षम है। जब मैं ये द्वंद्व जीत लूंगा और पहली मंजिल पर चढ़ जाऊंगा तो मैं फिर कभी टॉवर पर नहीं चढ़ूंगा। इस तरह मैं 1 महीने के लिए पहली मंजिल पर रह पाऊंगा और मैं 1 महीने के लिए उस बूढ़े लियू को दिखा पाऊंगा। स्टार टॉवर एक परीक्षण स्थल था जहां रेडियंस फेडरेशन के सभी स्पिरिट क्यूई पेशेवर भाग लेते थे। किसी भी स्पिरिट क्यूई पेशेवर को भाग्य से एक निश्चित मंजिल पर चढ़ने के बाद किसी भी द्वंद्व में भाग न लेकर अपने फ्लोर रिकॉर्ड को बनाए रखने से रोकने के लिए कुछ नियम और प्रतिवाद किए गए थे। टावर पर चढ़ने वाले किसी भी द्वंद्व युद्ध में भाग लेने वाले को हर महीने एक द्वंद्व युद्ध में भाग लेना होगा। इस नियम के कारण ही बहुत भाग्यशाली व्यक्ति अपने गलत मानक को बनाए रखने में असमर्थ थे। लिन युआन ने देखा कि दूसरी तरफ के बूढ़े आदमी ने एक सामान्य ग्रे बीटल को बुलाया था जो उस पर हमला कर रहा था। लिन युआन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करना है।
वह मूल रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी का अभिवादन करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभिवादन करने की जरूरत नहीं थी और लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। लिन युआन ने चिमी से उसकी क्षमता सक्रिय करने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उसने जीनियस से आगे बढ़ने के लिए कहा। 3 पूंछों के झटके से ग्रे बीटल को गिरा दिया गया। बूढ़े आदमी को स्पष्टतः केवल एक ही परी का संक्रमण हुआ था, इसलिए वह तुरंत ही द्वंद्व युद्ध हार गया। द्वंद्व युद्ध हारने के बाद बूढ़े आदमी ने लिन युआन को देखा और एक नाटक किया। वह जमीन पर लेट गया और चिल्लाया, अయ్यो मेरी बेचारी बूढ़ी कमर। आजकल के युवा वास्तव में निर्दयी हैं। लिन युआन ने नाटकीय बूढ़े आदमी को देखा और अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजलाया। इस बूढ़े चाचा को एक अभिनेता के जन्म एक तारांकन में भाग लेना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि बूढ़ा आदमी जल्द ही अपना शो खत्म नहीं करने वाला था, लिन युआन ने कहा, चाचा ये स्टार वेब है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी कमर भी तोड़ लेते हैं तो भी सब ठीक रहेगा। बूढ़ा आदमी जवाब में उछल पड़ा और लिन युआन की तरफ आंखें घुमाते हुए बोला, मैं आज तुम्हें जीत दिलाऊंगा। उस समय मैं एक विशेषज्ञ था जो एंग्री क्रो टैक्स फ्लाइट और टॉर्नेडो डेसेक्रेट्स ट्रेलर पार्क 2 को अंजाम देने में सक्षम था। भूल जाओ, ये बूढ़ा आदमी मेरी दवा खाने के लिए घर जा रहा है। लिन युआन के वर्तमान स्टार टॉवर के रिकॉर्ड से पहले ही पता चल गया था कि वह स्टार टॉवर की पहली मंजिल पर था। लिन युआन को लगा कि निचली मंजिल पर द्वंद्व युद्ध आश्चर्यजनक रूप से आसान था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति का प्रदर्शन भी मनोरंजक था। लिन युआन की गति बढ़ती गई क्योंकि उसने और अधिक द्वंद्व युद्धों में भाग लेना जारी रखा और जल्दी ही 9वीं मंजिल पर पहुंच गया। अब जब लिन युआन 9वीं मंजिल पर पहुंच गया तो उसने अंततः और बड़ी मेहनत से एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना किया जो एलीट फे का इस्तेमाल करता था। जैसे ही द्वंद्व शुरू हुआ, 2 विरोधी एलीट येलो स्पॉटेड हाउंड और टस्क डिगिंग बोआ को चिमी के साउंड थरस्ट द्वारा पराजित कर दिया गया। लिन युआन ने टॉवर पर चढ़ना जारी रखा और जब वह 22वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुई जो वास्तव में उसके जैसे कांस्य फे का उपयोग करता था। हालांकि विपक्ष के कांस्य पदकधारी काफी शक्तिशाली लग रहे थे। 1 चीन में एक विविधतापूर्ण शो। 2 ये सभी जैकी चैन एडवेंचर्स से हक-फू की चालें हैं। लिन युआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा और ठंडी हवा का एक घूंट मुंह में भर लिया। प्रतिद्वंद्वी की जानकारी को देखते हुए लिन युआन को एहसास हुआ कि वह एक 27 वर्षीय पावर ऑफेंस टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर का सामना कर रहा था। उसका नाम हुआंग चेंगलिन था। उनके सूचना कार्ड में बताया गया था कि उनके पास 3 कांस्य फी हैं, जहरीली आग अजगर, नदी के पानी का अजगर और एसिड मिस्ट अजगर। वे बिल्कुल भी छिपे नहीं थे। हालांकि उसकी ईमानदारी ने लिन युआन को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसने इसकी सराहना नहीं की। द्वंद्व युद्ध में प्रतिद्वंद्वी को अपने अनुबंधित फे के बारे में न बताना अपने आप में एक तुरुप का पत्ता था। बिना किसी छुप के अपनी बुराइयों को उजागर करना, ये कहने के बजाय कि वह विशेष रूप से आत्मविश्वासी था, ये कहना बेहतर होगा कि वह सरलचित था। स्वाभाविक रूप से सभी परियों के पास एक ऐसा अभिशाप होता था जो उनका मुकाबला कर सकता था। जब आप किसी ऐसे परी से लड़ रहे होते हैं जो आपकी परी की कमजोरी थी, तो शायद ही कभी स्थिति को बदलना संभव होता है। हालांकि हुआंग चेंगलिन 22वीं मंजिल पर था और उसे पहले से ही विशेषज्ञ माना जाता था। ऐसे में उसके पास प्रतिद्वंद्वी को थोड़ा फायदा पहुंचाने के लिए पूंजी थी। हुआंग चेंगलिन का सबसे ऊंची मंजिल का रिकॉर्ड 37वीं मंजिल था, जिसका मतलब था कि हुआंग चेंगलिन शायद बदकिस्मत था और 22वीं मंजिल पर गिर गया। भले ही वह अपने सभी फे की जानकारी उजागर कर दे और लाभ खो दे, उसके लिए 22वीं मंजिल पर गिरना संभव नहीं था। जब लिन युआन हुआंग चेंगलिन की जानकारी पढ़ रहा था तो दूसरी तरफ भी यही हो रहा था। इससे पहले कि लिन युआन कुछ बोल पाता, प्रतिद्वंद्वी ने पहले बोल दिया, अरे तुम्हारे द्वंद्वयुद्ध रिकॉर्ड को देखते हुए तुम अभी भी एक नए खिलाड़ी हो, लेकिन तुमने स्टार टॉवर पर तभी क्यों चढ़ाई की जब तुम्हारे फे कांस्य ग्रेड पर थे। तुम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो बिना लाइसेंस वाला हो, है ना? अपनी सारी जानकारी इस तरह से छिपाना। चूंकि तुम एक उपचार प्रकार के पेशेवर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी मृत्यु से पहले तैयारी करने दूंगा। हुआंग चेंगलिन ने अत्यंत सहज भाव से अपने कंधे उचकाए। ठेकेदार की मानसिक स्थिति का असर परी की मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। हुआंग चेंगलिन पूरी तरह से शांत और बेपरवाह था, इसलिए तीनों कांस्य अजगर प्रजाति के परी ने पहले की तरह आक्रामक मुद्रा नहीं अपनाई। इसके बजाय वे हुआंग चेंगलिन के इर्द गिर्द घूमते रहे और उसके आदेश का इंतजार करते रहे। लिन युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। हुआंग चेंगलिन के 3 कांस्य परियों में से लिन युआन को केवल जहरीले अग्नि अजगर के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसे नदी के पानी के अजगर और एसिड मिस्ट अजगर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस तरह लिन युआन ने जीनियस को टूल ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देने का आदेश दिया। जीनियस एक चश्मे में बदल गया और जब लिन युआन ने उन्हें अपनी नाक के पुल पर पहना तो उसने जहरीले आग के अजगर, एसिड मिस्ट अजगर और नदी के पानी के अजगर पर एक और नज़र डाली। अचानक उसे 3 अजगरों की व्यापक समझ हो गई।
यह उस ज्ञान से भिन्न था जिसे वह मोबियस के सच्चे डेटा द्वारा प्रदान करता था। ट्रू डेटा ने फे के ग्रेड, गुणवत्ता, क्षमताओं और विशेष कौशल के बारे में ज्ञान प्रदान किया। जीनियस द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान ने लिन युआन को इस प्रजाति के आंदोलन और हमले के व्यवहार को समझने में मदद की। इस तरह के ज्ञान के लिए अनुभव के संचय की आवश्यकता थी। उस समय लिन युआन को अचानक एहसास हुआ कि चश्मा पहनने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह प्रतिद्वंद्वी टीम की कमजोरियों को देख सकता है। ये कमजोर जगहें ऐसी थीं जिन्हें प्रतिद्वंद्वी की हरकतों को देखकर पहचाना जा सकता था। अगर लिन युआन उन जगहों पर हमला करता तो प्रतिद्वंद्वी प्रभावी बचाव नहीं कर पाता। ये वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है और अपनी पसलियों पर हो रहे हमलों से बचाव करने में असमर्थ हो जाता है। इस खोज से लिन युआन काफ़ी उत्साहित हो गया। जब हुआंग चेंगलिन ने देखा कि लिन युआन ने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया है और वह हिलता भी नहीं है, तो उसने असंतुष्ट स्वर में कहा, अरे बिना लाइसेंस वाला व्यक्ति, अपना दिखावा बंद करो। तुम्हारी बिल्ली जो हमला करने की शक्ति वाली एकमात्र बिल्ली लगती थी, वास्तव में टूल ट्रांसफॉर्मेशन वाले चश्मे में बदल गई है। तुम्हारी छोटी चिड़िया का क्या उपयोग है? चूंकि तुम एक उपचार प्रकार के पेशेवर हो, इसलिए तुम्हारी छोटी चिड़िया दूसरों के खाने और उपचार के लिए पक्षियों के घोंसले बनाना शुरू नहीं करेगी, है ना? चिमी भले ही कांस्य ग्रेड में विकसित होने के बाद बोल ना पाए, लेकिन वह अभी भी हुआंग चेंगलिन के शब्दों को समझ सकता था। वह इतना गुस्से में था कि वह लिन युआन के कंधे के चारों ओर कूदने लगा। वह जोर से चिल्ला रहा था मानो वह हुआंग चेंगलिन से झगड़ रहा हो। लिन युआन ने आखिरकार कहा, मैं तैयार हूं, आप शुरू कर सकते हैं। जैसे ही लिन युआन ने बात की, उसने चिमी को जहरीले अग्नि अजगर पर हमला करने का आदेश दिया। जब जहरीले अग्नि अजगर ने चिमी को उस पर आक्रमण करते देखा तो उसने तुरंत जहरीली लपटों का छिड़काव करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। लिन युआन ने तुरंत जैस्मीन लिली की क्षमता हील का उपयोग किया और इसे चिमी पर निशाना बनाया। हवा के प्रवाह का उपयोग करते हुए चिमी ने आग की लपटों में छलांग लगा दी। हवा के शक्तिशाली प्रवाह ने चिमी को जहरीली आग के हमले का प्रभावी ढंग से विरोध करने में मदद की। इससे पहले कि लपटें चिमी को जला पाती, उसने लिन युआन के आदेश का पालन किया और टर्बुलेंस को छोड़ दिया। अशांति सर्वप्रथम चिमी के शरीर के चारों ओर निर्मित हुई और क्योंकि चिमी विष की लपटों के मध्य में थी, इसने अशांति क्षमता का प्रयोग करते समय विष अग्नि अजगर की लपटों को सभी दिशाओं में फैला दिया। उसी समय एसिड मिस्ट पायथन ने चिमी की ओर एसिड मिस्ट का छिड़काव किया। जब एसिड की धुंध टर्बुलेंस द्वारा उड़ाई गई जहरीली आग के संपर्क में आई तो वे तुरंत फट गए। जहरीली आग वाले अजगर की जहरीली आग को शक्तिशाली नहीं माना जाता था, लेकिन टर्बुलेंस द्वारा उड़ाए जाने पर यह दोगुनी से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। जब जहरीली आग ने एसिड धुंध से संपर्क किया और विस्फोट हुआ तो विस्फोट बढ़ गया और एसिड धुंध का पीछा किया। जहरीली आग की लपटें तुरंत एसिड मिस्ट पायथन के मुंह में घुस गईं। इससे एसिड मिस्ट पायथन तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और लड़ नहीं सका। जब फेस कांस्य ग्रेड तक पहुंचे तो उनकी ताकत के अलावा रणनीति की भी आवश्यकता थी। हुआंग चेंगलिन ने इतनी बड़ी गलती करने की उम्मीद नहीं की थी और वास्तव में अराजक लड़ाई के कारण अपने ही परी को घायल करने की अनुमति दे दी थी। जमीन पर रहते एसिड मिस्ट अजगर को देखकर हुआंग चेंगलिन ने जहरीले अग्नि अजगर पर दोषारोपण करते हुए चिल्लाया, जहरीले अग्नि अजगर, उस मूर्ख पक्षी पर एक और जहरीली आग का गोला चलाओ। हालांकि जब हुआंग चेंगलिन ने आदेश दिया तो चिमी ने पहले ही जोर से चहकना शुरू कर दिया था। जैसे ही जहरीली आग के अजगर ने जहरीली आग छोड़ने के लिए अपना मुंह खोला, 3 अदृश्य और निराकार ध्वनि प्रहार जहरीली आग के अजगर के मुंह में घुस गए। एक भी ध्वनि प्रहार जहरीले अग्नि अजगर की युद्ध क्षमता को कम नहीं कर सकता और केवल उसके मुंह को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। हालांकि जब लगातार 3 ध्वनि प्रहार उसके मुंह में घुसे तो वे तुरंत कमजोर मौखिक गुहा में घुस गए और सिर में एक छेद कर दिया। इस स्तर की चोट लगने पर पॉइजन फायर पाइथन तुरंत ही निष्क्रिय हो जाता है। चिमी ने पहले ही अपनी आत्मा क्यूई का आधा हिस्सा उपयोग कर लिया था। लिन युआन ने जल्दी से स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की क्षमता स्पिरिट इंजेक्शन का उपयोग चिमी पर किया और उसे खोई हुई स्पिरिट क्यूई का एक हिस्सा वापस पाने में मदद की। ये काम चकमक पत्थर की चिंगारी के भीतर पूरा हुआ। हुआंग चेंगलिन को अचानक ध्यान आया कि उसकी प्रजाति के 3 अजगरों में से केवल नदी जल अजगर ही लड़ाई जारी रख सकता है। शुरू में उसने सोचा था कि इस द्वंद्वयुद्ध को जीतना उसके हाथ में है, लेकिन अपने अयोग्य कमांडों के कारण उसने तुरंत ही अपनी प्रमुख लड़ाकू शक्ति का 2/3 हिस्सा खो दिया था। हुआंग चेंगलिन ने अपने दांत पीस लिए और लिन युआन पर चिल्लाया, यदि तुम सक्षम हो तो मुझसे शक्ति से लड़ो। योजनाओं से जीतना कायरतापूर्ण व्यवहार है। लिन युआन ने चौंकते हुए हुआंग चेंगलिन को देखा और कहा, क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मेरे जैसे हीलिंग टाइप प्रोफेशनल की तुलना आप जैसे पावर ऑफेंस टाइप प्रोफेशनल से की जाए? द्वंद्व युद्ध जीत और हार के साथ तय होता है। ये घर खेलना और ये देखना नहीं है कि किसकी ताकत ज्यादा है। लिन युआन की बात सुनते हुए हुआंग चेंगलिन अचानक जोर से हंस पड़ा। तुम धोखा खा गए हो। अचानक जमीन से एक जल स्तंभ फूट पड़ा जो तीव्र गति से चिमी को निशाना बना रहा था।
जब हुआंग चेंगलिन पहले बोल रहा था तो उसने पहले से ही रिवर वाटर पायथन को चिमी पर चुपके से हमला करने की व्यवस्था कर दी थी। ये देखकर कि उसका चुपके से किया गया हमला सफल हो गया है, उसने लिन युआन पर चिल्लाया, बेशक ये घर का खेल नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि एक द्वंद्व युद्ध करने वाले को छल कपट से घृणा नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि हुआंग चेंगलिन अपनी बात पूरी कर पाता, लिन युआन चिल्लाया, आसमान साफ है। चिमी ने लिन युआन का आदेश प्राप्त किया और उसके नीले पंखों पर बादल के पैटर्न अचानक चमक उठे। उन्होंने एक कोमल प्रकाश उत्सर्जित किया। चमक बहुत कोमल थी, लेकिन पानी के खंभे से संपर्क करते समय ये झुलसाने वाली गर्म हो गई। साफ आकाश ने तुरंत ही विशाल जल स्तंभ को वाष्पित कर दिया। ये कहने के बजाय कि वह विशाल जल स्तंभ वाष्पित हो गया था, लिन युआन ने महसूस किया कि जब जल स्तंभ ने चमक के संपर्क में आया तो वह तुरंत हवा में गायब हो गया। हुआंग चेंगलिन पहले तो उन्मत्त हंसी में लीन था, लेकिन अचानक हुए परिवर्तन के कारण उसका मुंह चौड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। जैसे ही हुआंग चेंगलिन चकित हुआ, चिमी ने नदी के पानी के अजगर को नियंत्रित करने के लिए टर्बुलेंस जारी किया। एक और जोरदार चहचहाहट के बाद साउंड थ्रस्ट ने निर्दयतापूर्वक नदी के पानी के अजगर की आंखों में छेद कर दिया। परिणामस्वरूप लिन युआन ने इस द्वंद्व युद्ध में सफलतापूर्वक जीत हासिल की। हालांकि चिमी जीतने में सक्षम था, लेकिन यह उसकी ताकत की वजह से नहीं था। इस द्वंद्व युद्ध में योगदान देने वाला प्रमुख कारक था लिन युआन का ग्लास रूपांतरित जीनियस का उपयोग करके चिमी को तीन अजगरों की कमजोरियों को इंगित करने में मदद करना। इस द्वंद्व युद्ध ने लिन युआन को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति दी। ये पहली बार भी था जब लिन युआन ने एक नुकसानदेह द्वंद्व युद्ध में भाग लिया था। लिन युआन ने पराजित हुआंग चेंगलिन की उपेक्षा की और 23वीं मंजिल तक पहुंचने के बाद स्टार वेब से लॉग आउट कर दिया। लिन युआन ने महसूस किया कि इस द्वंद्व में उसकी कुछ कमी थी, खासकर जब आक्रमण के तरीकों की बात आए। यदि लिन युआन को हुआंग चेंगलिन जैसे किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा और उसके पास प्रतिद्वंद्वी के फे के बारे में पहले से कोई खुफिया जानकारी नहीं थी, तो उसके लिए अकेले चिमी के साथ जीतने के लिए उपयुक्त रणनीति की व्यवस्था करना कठिन होगा। आखिरकार हर प्रतिद्वंद्वी हुआंग चेंगलिन की तरह अहंकारी नहीं होगा और अपनी सारी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि लिन युआन अपने हमले के तरीकों को बढ़ाना चाहता था, तो उसे रेड थॉर्न को पोषित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। ऐसा लगता है कि रेड थॉर्न को सिर्फ कम ग्रेड के एलियन कीड़ों के शव खिलाना ही काफ़ी नहीं है। मुझे रेड थॉर्न को तेज़ी से विकसित करने में मदद करने के लिए उच्च ग्रेड का मांस खोजने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। अगले कुछ दिनों के लिए लिन युआन ने जोऊ जियाक्सन से सोने के ग्रेड वाले ड्रैगन ब्लड की 3 बूंदें खरीदने के लिए $240 पहले ही खर्च कर दिए थे। वह अपनी स्पिरिट लॉक्ड एलीट स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश को कांस्य ग्रेड में विकसित करने की तैयारी कर रहा था। इस तरह मोबियस का ग्रेड भी कांस्य ग्रेड तक बढ़ जाएगा और उसे एक नया विशिष्ट कौशल प्राप्त होगा। लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया और स्पिरिट पूल में टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को देखा। ये बड़ी और अधिक अविश्वसनीय दिखने लगी थी। फिर उसने एक छोटा जार निकाला, स्पिरिट पूल से आधा जार पानी भरा और स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को जार के अंदर रख दिया। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को एलीट एक्स एपिक तक बढ़ाने के बाद जैसे ही वह कांस्य ग्रेड तक पहुंचने वाली थी, लिन युआन ने तुरंत ड्रैगन रक्त की 3 बूंदें जार में डाल दीं। युआन के हाथ में सोने के ग्रेड वाले ड्रैगन के खून की 3 बूंदें ऐसी लग रही थीं मानो वे बहता हुआ पारा हों। उनमें न केवल बहुत अधिक घनत्व था, बल्कि उनमें एक विशेष चमक भी थी जो सामान्य रक्त में नहीं होती। सामान्य रक्त से बोतलों की दीवारों पर दाग लग जाता था, लेकिन स्वर्ण ग्रेड ड्रैगन रक्त से दीवारों पर कोई दाग नहीं लगता था। जब लिन युआन उन्हें बाहर डाल रहा था, तो वह ड्रैगन के खून से निकलता दबाव महसूस कर सकता था। आत्मा साइफन गोल्डफिश पहले से ही विकास की दहलीज पर थी, और जब लिन युआन ने उस बाधा को तोड़ने में सहायता के लिए आत्मा क्यूई का उपयोग किया, तो आत्मा साइफन गोल्डफिश का शरीर नाटकीय रूप से बदल गया। जब सोने के ग्रेड वाले ड्रैगन के खून की 3 बूंदें पानी में प्रवेश करती हैं, तो वे तुरंत पानी के साथ नहीं मिल जाती हैं। इसके बजाय वे विकसित हो रहे टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के ड्रैगन बीस्ट ब्लडलाइन के निशानों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। जब टेलीस्कोप स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश का शरीर लगातार बदल रहा था, तो ड्रैगन के खून की 3 बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। जिस क्षण ड्रैगन का खून उसके शरीर में प्रवेश किया, टेलीस्कोप स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश ने और भी अधिक तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। अचानक टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश पागल हो गई और पानी के जार की दीवारों से टकराने लगी। हर बार टकराने पर उसके शल्कों से बहुत सारा ताज़ा खून रिसकर पानी में मिल जाता। लिन युआन ने टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के उन्मत्त व्यवहार को देखा और महसूस किया कि वह इस समय कितनी पीड़ा से गुजर रही थी। प्रत्येक प्रहार के बाद उसके शरीर से कुछ शल्क गिर जाते थे। लिन युआन को स्पिरिट सिफिन गोल्डफिश की चिंता हो सकती थी, लेकिन वह जानता था कि यह अपने शरीर में ड्रैगन प्रजाति के रक्त को जगाने की प्रक्रिया में थी। ये बिल्कुल जरूरी था। ड्रैगन प्रजाति के परी का सबसे कीमती हिस्सा उसका खून होता है।
ड्रैगन प्रजाति के खून की मात्रा भी परी की कीमत निर्धारित करती है। उस समय स्पिरिट सिफिन गोल्डफिश अपने शरीर में ड्रैगन रक्त रेखा के निशानों को सोने के ग्रेड वाले ड्रैगन रक्त की 3 बूंदों के साथ सक्रिय कर रही थी। यह अपने पूरे शरीर के रक्त को बदलने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश 3 घंटे तक पानी के जार में संघर्ष करती रही और लिन युआन भी 3 घंटे तक ध्यान से देखता रहा। टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के मछली के तराजू पहले से ही जीर्ण शीर्ण सजावट की तरह थे जो शरीर पर लटके हुए थे। वे इतनी बुरी स्थिति में थे कि इसमें कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं थी। स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश से निकला खून अब पानी के साथ मिलकर घुल मिल नहीं रहा था और इसके बजाय स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश के घावों पर सुरक्षा की एक पतली परत बना रहा था। लिन युआन जानता था कि स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश में ड्रैगन बीस्ट ब्लडलाइन के निशान पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे और इसने खून बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश में ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा बहुत पतली हो सकती है, लेकिन यह अभी भी एक ड्रैगन प्रजाति की परी थी। लिन युआन ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करके हवा में मौजूद आत्मा क्यूई को इकट्ठा किया और उसे आत्मा साइफन गोल्डफिश में प्रवाहित किया, जिससे उसकी रक्त रेखा जागृत हो गई। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की विकास गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी और इसका शरीर धीरे धीरे काले रंग के कवच की एक परत के साथ बढ़ रहा था। यह अपनी पिछली मछली के तराजू से पूरी तरह से अलग था। स्याही काले रंग के स्केल कवच में मोती जैसी चमक थी। स्केल कवच का प्रत्येक टुकड़ा एक हल्के गहरे सुनहरे पदार्थ को ढक रहा था। क्षतिग्रस्त मछली की पूंछ तुरंत लंबी हो गई थी और ये तभी रुकी जब ये शरीर जितनी लंबी हो गई। विशाल काली पूंछ एक स्तरित स्कट की तरह थी। इस विकास के बाद स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की टेलीस्कोप आंखें लगभग पूरी तरह से गायब हो गई हैं। हालांकि ऊपरी आंखों के क्षेत्रों में उभार थे जो स्पष्ट नहीं थे। लिन युआन ने गहरी सांस ली। ये टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश आखिरकार एक कांस्य ड्रैगन प्रजाति फे में विकसित हो गई है। अब जब ये ड्रैगन प्रजाति फे में विकसित हो गई है तो इसका मतलब है कि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का विकास पथ एक उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। उच्च स्तर अनंत संभावनाएं लाता है। ट्रू डेटा के जरिए जांच करने पर स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का नाम वही नहीं था। अब इसे स्पिरिट गैदर गोल्डफिश कहा जाता है। आत्मा क्यूई को निकालना एक छोटा सा लाभ था तथा आत्मा क्यूई को इकट्ठा करना सौभाग्य माना जाता था। लिन युआन को महसूस हुआ कि स्पिरिट गैदर गोल्डफिश केंद्रित स्पिरिट क्यूई उत्सर्जित कर रही थी। कुछ गणनाओं के बाद कांस्य स्पिरिट गैदर गोल्डफिश स्पिरिट क्यूई जारी करेगी जो 1000 कैटी निम्न ऊर्जा अयस्कों में निहित स्पिरिट क्यूई के बराबर थी। बेशक स्पिरिट गैदर गोल्डफिश इतनी ज्यादा स्पिरिट क्यूई जारी करने में सक्षम थी क्योंकि उसने अपने शरीर में ड्रैगन प्रजाति के रक्तरेखा के निशानों को जगाया था। अन्यथा भले ही यह कांस्य ग्रेड तक विकसित हो जाए, यह इतनी ज्यादा स्पिरिट क्यूई उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होगी। चूंकि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश महाकाव्य गुणवत्ता के साथ कांस्य ग्रेड तक पहुंच गई थी, लिन युआन अब अपना विशेष कौशल चुन सकता था। स्पिरिट क्यूई फ्लेयर स्पिरिट क्यूई की रिहाई को अत्यधिक गति से बढ़ाएं। स्पिरिट क्यूई अवशोषण स्पिरिट क्यूई की अवशोषण गति को बढ़ाएं और ग्रेड और गुणवत्ता में प्रगति करते समय गति भी बढ़ाएं। स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट पर्यावरण में लगातार जारी की जाने वाली स्पिरिट क्यूई को स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट के भीतर संग्रहीत किया जाएगा। इसे ठेकेदार के शरीर पर अंकित किया जाएगा और ठेकेदार स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट के भीतर मौजूद स्पिरिट क्यूई को छोड़ सकता है। ये तीनों विशिष्ट कौशल स्पिरिट गैदर गोल्डफिश के लिए असाधारण थे। स्पिरिट क्यूई फ्लेयर स्पिरिट गैदर गोल्डफिश को एक अतिरिक्त प्रेरक शक्ति प्रदान करेगा और उसे स्पिरिट क्यूई फव्वारा बना देगा। स्पिरिट क्यूई अवशोषण स्पिरिट गैदर गोल्डफिश को अपनी विकास गति बढ़ाने की अनुमति देगा। ये वास्तव में स्पिरिट गैदर गोल्डफिश की खामी विकास की कठिनाई को नकार सकता है। यदि यह आत्मा एकत्रित गोल्डफिश बाहरी दुनिया में होती और उसके पास विशेष कौशलों में से आत्मा क्यूई अवशोषण का विकल्प होता, तो 10 में से 8 व्यक्ति संभवतः बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मा क्यूई अवशोषण को चुनते। हालांकि यह उन लोगों के लिए था जिन्हें स्पिरिट गैदर गोल्डफिश विकसित करने में अत्यधिक कठिनाई थी। लिन युआन के लिए यह ज्यादा समस्या नहीं थी, सिवाय इसके कि उसे ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। इस तरह लिन युआन ने तुरंत तीसरा विशेष कौशल स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट चुना। यह एक असाधारण विशेष कौशल था, लेकिन लिन युआन के लिए सबसे बड़ा लाभ यह था कि इसे स्पिरिट गैदर गोल्डफिश के ग्रेड के साथ बढ़ाया जाएगा। स्पिरिट गैदर गोल्डफिश का विशेष कौशल स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट और जैस्मीन लिली का विशेष कौशल रिकवरी इम्प्रिंट दोनों ही धुन में समान थे। जैस्मीन लिली के रिकवरी इम्प्रिंट ने उपचारात्मक ऊर्जा संचित की, जबकि स्पिरिट गैदर गोल्डफिश के स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट ने स्पिरिट क्यूई संचित की जिसे स्पिरिट गैदर गोल्डफिश द्वारा छोड़ा जाएगा। यदि आत्मा क्यूई छाप का उचित तरीके से उपयोग किया गया तो इसका मतलब था कि लिन युआन को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी आत्मा क्यूई की मात्रा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी और वह फे की क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से जारी करने में सक्षम होगा। लिन युआन की राय में इसे वास्तव में उसकी जान बचाने की एक विधि के रूप में माना जा सकता है।
चूंकि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश कांस्य ग्रेड तक विकसित हुई, इसलिए मोबियस भी सफलतापूर्वक कांस्य ग्रेड तक विकसित हो गया। कांस्य ग्रेड में विकसित होने के दौरान मोबियस भी अपनी नींद से जाग गया था। मोबियस का कांस्य ग्रेड का विशेष कौशल परमानंद की शुद्ध भूमि भी प्रकट हुआ। परमानंद की शुद्ध भूमि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र ऐसी मिट्टी का उत्पादन करेगा जो निकट मृत्यु फे की चोटों को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया है। फे के ठीक होने का समय मोबियस और मरने वाले फे के ग्रेड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लिन युआन के कानों में एक स्पष्ट और शांत आवाज़ गूंजी। युआन, इस विकास के बाद मैं अनुबंध के निर्माण के दौरान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को हुई क्षति से पूरी तरह से उबरने के लिए कुछ समय के लिए हाइबरनेट करूंगा। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ये तय करेगी कि एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के पास कितने अनुबंधित फे हो सकते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त अनुबंधित फे आध्यात्मिक ऊर्जा के एक और हिस्से को विभाजित करने के समान होगा। यही कारण था कि सभी के पास अनुबंधित फे की संख्या अलग अलग थी। लिन युआन को 8 साल की उम्र में मोबियस का संक्रमण हुआ था, जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर थी। लिन युआन की रक्षा के लिए मोबियस ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बलपूर्वक दबा दिया था, जिससे मोबियस के स्रोत को नुकसान पहुंचा था। तुम्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा? क्या तुम्हें ठीक होने के लिए कुछ आध्यात्मिक सामग्री खरीदने की ज़रूरत है? लिन युआन ने शांत और चिंतित स्वर में पूछा। ऐसा लगा जैसे वे पुराने दोस्त थे जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, या एक साथी या परिवार की तरह थे। आध्यात्मिक तत्वों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस बार मैं कितने समय तक हाइबरनेट रहूंगा। युआन, मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझे इतने कम समय में कांस्य ग्रेड में विकसित कर पाओगे। आओ, इससे पहले कि मैं हाइबरनेट हो जाऊं, मैं तुम्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को दिखाने और परमानंद की शुद्ध भूमि के बारे में भी बताने के लिए ले चलता हूँ। जब लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया तो उसने महसूस किया कि यह पहले से 2 गुना बड़ा था। यह स्थानिक क्षेत्र अब स्टार वेब में उसके छोटे स्टो के आकार का था। आत्मा कुंड का आकार न केवल 2 गुना बड़ा हो गया, बल्कि स्थानिक क्षेत्र में आत्मा क्यूई की सांद्रता भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ गई, 5 गुना से 8 गुना तक। हालांकि स्पिरिट पूल के तल पर रखे गए सभी निम्न ऊर्जा अयस्क विघटित हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि 8 गुना स्पिरिट क्यूई सांद्रता इस कांस्य ग्रेड स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की ऊपरी सीमा नहीं थी। एक स्पष्ट आवाज़ गूंजी। आत्मा की क्यूई सांद्रता की ऊपरी सीमा बाहरी दुनिया से 10 गुना ज्यादा है। इससे पहले लिन युआन को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के बारे में सब कुछ खुद ही पता लगाना होगा। अब जब मोबियस की चेतना शांत हो गई थी तो लिन युआन को बस सोचने की जरूरत थी और मोबियस उसके संदेहों का समाधान कर देगा। स्पिरिट क्यूई सांद्रता 5 गुना से 10 गुना तक बढ़ गई थी। ये सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को एलीट ग्रेड में विकसित करते समय को आधे से कम करने के समान था। स्पिरिट पूल के आकार में वृद्धि से अधिक स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का पोषण भी हो सकेगा। इससे लिन युआन को तेजी से रेडियंस डॉलर कमाने का मौका मिलेगा। वह 3 दिनों के भीतर एक बैच तैयार कर सकेगा। स्पिरिट पूल के आकार को देखते हुए वह हर बार लगभग 100 स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश का पालन पोषण करने में सक्षम होगा। वह सभी स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश बेचने के बाद 3 दिनों के भीतर कम से कम 800 रेडियंस डॉलर कमा सकेगा। लिन युआन ने अभी तक वह पैसा शामिल नहीं किया था जो वह कांस्य यूसनियास बेचकर कमा सकता था। वर्तमान में रेडियंस डॉलर कमाना लिन युआन के लिए पहले से ही आसान था। वास्तव में क्लाउड में स्ट्रीम के साथ लेनदेन पूरा करने के बाद लिन युआन को किसी भी कस्टम ऑर्डर किए गए एलीट फे को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि कस्टम एलीट फेस तैयार करने में लगने वाले समय का उपयोग कांस्य यूस्ट्रियास के उत्पादन में किया जाता तो वह बहुत अधिक रेडियंस डॉलर अर्जित करने में सक्षम होता। लिन युआन अब ज्यादा पैसे कमा रहा होगा, लेकिन वह ज्यादा खर्च भी कर रहा था। जितना ज्यादा पैसा वह कमाता उतना ही उसे लगता कि वह पर्याप्त नहीं कमा रहा है। फेस का विकास पानी के प्रवाह के विपरीत चलने वाली नाव की तरह था और उसे बहुत सारी लहरों को पार करना पड़ता था। एक दुर्लभ आध्यात्मिक घटक की कीमत पहले से ही अज्ञात राशि होगी, इसलिए उसके खर्च के लिए पर्याप्त रेडियंस डॉलर जुटाना असंभव था। चमेली लिली की गुणवत्ता को कांस्य स्तर तक बढ़ाने के लिए 2 महोगनी वृक्ष कोर की आवश्यकता थी और उन्होंने पहले ही लिन युआन के लिए बड़ा सिरदर्द पैदा कर दिया था। लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में एक सरल व्यवस्था की थी जिसमें उसने कुछ साधारण फर्नीचर रखे थे, जैसे कि एक विशाल कार्यक्षेत्र और एक कुर्सी। उस समय कांस्य जैस्मीन लिली को वर्कबेंच पर रखा गया था। कांस्य ग्रेड में विकसित होने के बाद जैस्मीन लिली दिखने में काफ़ी अलग थी, लेकिन स्पिरिट सिफिन गोल्डफिश की तुलना में जो पूरी तरह से कायापलट से गुजरी थी, ये कुछ खास नहीं थी। कांस्य जैस्मिन लिली डंठल से गुच्छों में बदल गई थी। आधे लकड़ी के तने भी गायब हो गए थे। जैस्मिन लिली के फूलों की परतें और ढेर सभी इकट्ठे हो गए थे और यह बिल्कुल जेडाइट जैसा लग रहा था। इसे देखकर ही ऐसा लगता था जैसे वे ठीक हो रहे हैं। युआन, वहां देखो, वह विशेष कौशल है, परमानंद की शुद्ध भूमि। लिन युआन ने देखा कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में जमीन का एक नया टुकड़ा लगभग 20 वर्ग मीटर का था।
जगह के चारों ओर लाल रंग की बाड़ लगी हुई थी और अंदर चमचमाती जैद सफ़ेद मिट्टी थी। लिन युआन आगे बढ़ा और मिट्टी को पकड़ लिया। उसे मिट्टी में कोई खुरदरापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह बहुत नरम थी। परमानंद की शुद्ध भूमि कांस्य फे को तेजी से ठीक कर सकती है और धीरे धीरे रजत फे को ठीक कर सकती है। जहां तक मरने की अवस्था में सोने के फे की बात है, उन्हें परमानंद की शुद्ध भूमि में रखने से उनकी मरने की अवस्था बनी रह सकती है। जब तक पोषक तत्व लगातार दिए जाते रहेंगे, वे नहीं मरेंगे। मॉबियस ने लिन युआन को परमानंद की शुद्ध भूमि नामक विशेष कौशल की क्षमता से परिचित कराया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मॉबियस का विशेष कौशल वास्तव में इतना अविश्वसनीय होगा। केवल क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स में ही मरने की अवस्था में गोल्ड फे को बचाने का प्रयास करने का आत्मविश्वास होगा। वास्तव में ये संभव था कि क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स मरते हुए गोल्ड फे को बचा ना पाएं। गंभीर रूप से घायल गोल्ड फे के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मरना और गंभीर रूप से घायल होना दो अलग अलग बातें थीं। मरते हुए परी का स्रोत और जीवन शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी होती है। वे केवल अपनी शक्तिशाली स्वर्ण श्रेणी की काया के कारण ही खड़े रह सकते थे। इस तरह के मरते हुए परी को ताज़ा आध्यात्मिक सामग्री के रूप में बेचा जाता था। परमानंद की शुद्ध भूमि प्राप्त करने से पहले लिन युआन ने केवल छूटे हुए सिल्वर फे को उठाने की हिम्मत और उम्मीद की थी। अब परमानंद की शुद्ध भूमि के साथ वह गारंटी दे सकता था कि मरने वाला गोल्ड फे नहीं मरेगा। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की स्पिरिट क्यूई सांद्रता को देखते हुए, जो बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना अधिक थी, लिन युआन अपनी क्षमता का उपयोग करके धीरे धीरे मरते हुए गोल्ड फे की चोटों को ठीक कर सकता था। हर बार जब कोई गोल्ड फे दिखाई देता तो उसे स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप में नीलामी के लिए रखा जाता। स्टार वेब में कोई भी स्टोर नहीं था जो सीधे गोल्ड फे बेचता हो। लिन युआन के पास अभी गोल्ड फेस के साथ शामिल होने की क्षमता थी। मॉबियस, आनंद की यह शुद्ध भूमि वास्तव में व्यवहारिक है। लिन युआन के विस्मयकारी स्वर को सुनने के बाद मॉबियस ने हंसते हुए कहा, यह एकमात्र कार्य नहीं है। आप अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग बाहरी दुनिया में परमानंद की शुद्ध भूमि के एक टुकड़े को बुलाने के लिए कर सकते हैं और इसका उपयोग उन परियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं जिन्होंने स्रोत को नुकसान पहुंचाया है। परमानंद की शुद्ध भूमि की सीमा सीधे आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा से संबंधित होगी। स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। परमानंद की यह शुद्ध भूमि वास्तव में बाहरी दुनिया में एक क्षमता के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इसका मतलब है कि मुझे अपनी आत्मा क्यूई चैनलिंग क्षमता को उजागर करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं फेस के क्षतिग्रस्त स्रोत को ठीक करने के लिए परमानंद की शुद्ध भूमि का उपयोग कर सकता हूं। लिन युआन में एक उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर की प्रतिभा थी और उसका हमेशा एक ऐसा ही बनने का उद्देश्य भी था। इसलिए जैस्मिन लिली का पालन पोषण करते समय लिन युआन कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। वास्तव में उसने जैस्मिन लिली को ही फैंटेसी नस्ल में विकसित होने वाली पहली फे के रूप में चुना था। लिन युआन को अचानक महसूस हुआ कि रिकवरी इम्प्रिंट, स्पिरिट क्यू इम्प्रिंट और परमानंद की शुद्ध भूमि एक आदर्श संयोजन बना रहे थे। स्पिरिट क्यू इम्प्रिंट में स्पिरिट क्यू संचय के दिनों और महीनों के बाद क्या मैं स्पिरिट क्यू इम्प्रिंट खोलने पर क्षितिज तक पहुंचने वाली परमानंद की शुद्ध भूमि को देख पाऊंगा। रिकवरी इम्प्रिंट खोलने के बाद क्या मैं आयामी दरार आक्रमण के दौरान पूरे युद्ध क्षेत्र को ठीक कर पाऊंगा। बेशक लिन युआन जानता था कि वह अभी भी बहुत कमज़ोर है। अगर वह मजबूत बनना चाहता था तो उसे एक कदम आगे बढ़ाना होगा और आगे बढ़ना जारी रखना होगा। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद मॉबियस ने हाइबरनेटिंग शुरू कर दिया और अपने घायल स्रोत को पुनः प्राप्त किया। इस समय मॉबियस की विशेषताएं लिन युआन को सच्चे डेटा के साथ प्रदर्शित की गईं। फे नाम मॉबियस, फे प्रजाति, फे ग्रेड कांस्य 1/10, फे प्रकार स्थानिक रहस्य, फे गुणवत्ता सामान्य, क्षमताएं सच्चा डेटा सभी जटिल जानकारी जो आंखों के लिए अदृश्य है उसे डेटा में बदल दिया जाता है। डेटा में बदली गई जानकारी में ऐसी सच्चाई हो सकती है जिसे सतह पर पहचाना नहीं जा सकता। शांत मन, निष्क्रिय क्षमता, शांत मन के प्रभावों को फे के ग्रेड के अनुसार सुधारा जा सकता है। शांत मन मन को स्थिर कर सकता है और नकारात्मक स्थितियों का प्रतिरोध करने की एक निश्चित संभावना रखता है। विशिष्ट कौशल, स्पिरिट लॉक मॉबियस के स्थानिक क्षेत्र का उपयोग परियों को पालने के लिए किया जा सकता है। मॉबियस के स्थानिक क्षेत्र द्वारा पालने जा सकने वाले परियों का प्रारंभिक ग्रेड मॉबियस के ग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। मॉबियस अपने आप अपना ग्रेड बढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए जिस परियों का पालन पोषण करता है उसके ग्रेड के साथ साथ उसका ग्रेड भी बढ़ जाएगा। उसी समय मॉबियस उस परियों की प्रारंभिक क्षमता प्राप्त कर सकता है जिसका वह पालन पोषण करता है। हालांकि जब उसका ग्रेड बढ़ता है तो मॉबियस को क्षमताएं प्राप्त नहीं होंगी। जब भी मॉबियस एक ग्रेड बढ़ाता है तो वह एक और परियों का पालन पोषण कर सकेगा। मॉबियस की वृद्धि की विधि अपरिवर्तित रहेगी।
परमानंद की शुद्ध भूमि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र ऐसी मिट्टी का उत्पादन करेगा जो निकट मृत्यु परी की चोटों को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया है। परी के ठीक होने का समय मोबियस और मरने वाले परी के ग्रेड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सामान्य स्पिरिट लॉक चमेली लिली कांस्य 1/10 सामान्य क्षमता ठीक करना बाहरी चोटों को तेजी से ठीक करता है और धीरे धीरे जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करता है। विशेष कौशल रिकवरी इम्प्रिंट जैस्मीन लिली द्वारा सामान्य समय के दौरान जारी की जाने वाली हीलिंग ऊर्जा को संचित करें। ठेकेदार संचित हीलिंग ऊर्जा को जारी करने के लिए इम्प्रिंट को सक्रिय कर सकता है। एलीट स्पिरिट लॉक स्पिरिट गैदर गोल्डफिश कांस्य 1/10 सामान्य क्षमता स्पिरिट इंजेक्शन एक बार में एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति बहाल करें और धीरे धीरे खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करें। विशेष कौशल स्पिरिट क्यूई छाप पर्यावरण में लगातार जारी की जाने वाली स्पिरिट क्यूई को स्पिरिट क्यूई छाप के भीतर संग्रहीत किया जाएगा। इसे ठेकेदार के शरीर पर अंकित किया जाएगा और ठेकेदार स्पिरिट क्यूई छाप के भीतर निहित स्पिरिट क्यूई को छोड़ सकता है। मोबियस की विशेषताओं को देखते हुए लिन युआन ने अपना सिर खुजलाया। अगर मैं मोबियस को सिल्वर ग्रेड में विकसित करना चाहता हूं तो मुझे तीसरे फे को स्पिरिट लॉक करना होगा। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के एक और बैच को बेचने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि रेड थॉर्न पहले से ही सामान्य आईएक्स फ्लॉलेस तक पहुंच चुका था क्योंकि वह लगातार विदेशी कीटों के शवों को पचा रहा था। विदेशी कीटों के शवों की कीमत 100 रेडियंस डॉलर से अधिक थी, लेकिन रेड थॉर्न को अभी भी कुलीन श्रेणी में पहुंचना बाकी था। उस क्षण लिन युआन ने देखा कि यदि वह आत्मा क्यूई को परी तक नहीं पहुंचा सकता तो वास्तव में उन्हें विकसित करना मुश्किल होगा। रेड थॉर्न का विकास अब लिन युआन की पहली प्राथमिकता थी। स्रोत बीज लिन युआन की इच्छा के अनुसार विकसित होगा और रेड थॉर्न के लिए उसने जो विकास विधि चुनी थी वह भोजन की खपत थी। इसलिए विकास के दौरान किसी भी वृद्धि को प्राप्त करने के लिए इसे भोजन के स्रोत से आने की आवश्यकता होगी। उच्च श्रेणी के फी या उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूप का मांस रेड थॉर्न के विकास के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। हालांकि चाहे वह उच्च श्रेणी का फी हो या आयामी जीवन रूप का मांस, उनमें से अधिकांश को कीमती आध्यात्मिक या खाद्य सामग्री माना जाता था। लिन युआन की उच्च श्रेणी के फी मांस की बड़ी मात्रा में खरीदारी करने की इच्छा व्यावहारिक नहीं थी, लेकिन चूंकि यह रेड थॉर्न के विकास के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था इसलिए लिन युआन कंजूस नहीं हो सकता था। उन्होंने स्टार वेब पर लॉग इन किया और तुरंत जोहू जियाक्सिन से संपर्क किया। डीप माउंटेन एल्डर लिन, बड़ी बहन शिन, मैं नॉर्मल स्पिरिट साइफन गोल्डफिश का एक और बैच ऑर्डर करना चाहता हूं। इस बार मुझे 10 टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश चाहिए। लिन युआन स्पिरिट सिफिन गोल्डफिश को पालने और उनमें से 10 को आरक्षित करने की योजना बना रहा था। ये 10 बीज वाले उम्मीदवार होंगे जिन्हें बेचे जाने से पहले कांस्य ग्रेड तक पाला जाएगा। कांस्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश दुर्लभ जीवन रूप मंडप के दरवाजे में प्रवेश करने में सक्षम होगी। यदि लिन युआन महोगनी ट्रीकोर खरीदना चाहता है तो उसे कांस्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश पर निर्भर रहना होगा। बेशक लिन युआन कांस्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश जैसी कीमती परियों को रेडियंस डॉलर के बदले में नहीं बदलेगा। वह उन्हें दुर्लभ जीवन रूप मंडप में रखेगा और उन्हें महोगनी ट्रीकोर के बदले में बदल देगा। वस्तुओं का व्यापार भले ही आदिम हो, लेकिन आध्यात्मिक सामग्री और परियों को प्राप्त करने के लिए यह सबसे प्रभावी तरीका था। जोहू जियाक्सिन, ठीक है, मैं आपके लिए सबसे अच्छी नॉर्मल स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश चुनूंगा। ये सही है, मेरे पास एक मादा एलीट स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश है जो पहले से ही गर्भवती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं। मादा स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश इतनी दुर्लभ नहीं थी, लेकिन स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश के लिए गर्भवती होना बेहद मुश्किल था। एक मादा की दुर्लभता जितनी अधिक होती है उसके लिए प्रजनन करना उतना ही कठिन होता है। पेट की चर्बी कैसे कम करें, 7 टिप्स। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। यह एक ऐसा ताला था जो प्रकृति द्वारा लगाया गया था और मनुष्य इसे खोल नहीं सकता था। जब लिन युआन ने पढ़ा कि जोहू जियाक्सिन के पास एक गर्भवती स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश है तो उसकी आंखें चमक उठीं। एक मादा स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश हर बार लगभग 1000 स्पिरिट सिफॉन गोल्डफिश को जन्म दे सकती है। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के अंडों को जीवित रहने में कठिनाई होती थी और इसका मुख्य कारण यह था कि अंडों के लिए पर्याप्त स्पिरिट क्यूई नहीं थी। हालांकि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के स्पिरिट पूल में अब ये कोई समस्या नहीं होगी। स्पिरिट पूल में एक बार में केवल 100 एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश ही रखी जा सकती थी, लेकिन अंडों को पोषित करने की आवश्यकता होगी और लिन युआन उन्हें प्रजनन के लिए अलग अलग टैंकों में विभाजित कर सकता था। इस तरह वह पैसे का एक बड़ा हिस्सा बचाने में सक्षम होगा और उसे अब सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। डीप माउंटेन एल्डर लिन, बड़ी बहन शिन, मुझे मादा स्पिरिट साइफन गोल्डफिश चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इसकी कीमत क्या होगी। जोहू जियाक्सिन, मादा स्पिरिट सिफिन गोल्डफिश थोड़ी महंगी हो सकती है। इसकी कीमत 80 रेडियंस डॉलर है। लिन युआन ने जवाब सुनकर भौहें सिकोड़ लीं।
यदि यह कीमत होती तो लिन युआन हर बार सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीदता और उनका पालन पोषण करता। एक एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की कीमत केवल $8 होगी, और यह अच्छी प्रजाति के कारण है। एक साधारण प्रजाति की कीमत केवल $5 होगी। एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश गर्भवती थी और उसे $80 में बेचा जा सकता था। कीमत वाकई थोड़ी ज़्यादा थी। लिन युआन को लगा कि $15 की सीमा होनी चाहिए। जो जियाक्सन, ये सही है, मैं ये बताना भूल गया कि गर्भवती मादा स्पिरिट साइफन गोल्डफिश एक 5 फॉर्चून रांचू है, इसलिए यह महंगी है। बिग सिस्टर शिन द्वारा दी गई कीमतों से आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। 5 फॉर्चून रांचू, कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना महंगा है। स्पिरिट क्यूई जागृति के एक सदी बाद भी मनुष्य में अभी भी शुभ चीज़ों के लिए सहज प्राथमिकता थी। 5 फॉर्चून रांचू स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के बीच एक दुर्लभ और शुभ प्रजाति थी। इसके गोल शरीर में 5 रंग थे जो 5 भाग्य का प्रतीक थे। इसका काम आम स्पिरिट साइफन गोल्डफिश जैसा ही हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत आम गोल्डफिश से 10 गुना ज़्यादा है। एलीट 5 फॉर्चून रांचेस मूल रूप से बाजार में उपलब्ध नहीं थे। कोई भी व्यक्ति केवल क्रिएशन मास्टर्स से ही इसे खरीद सकता था, जिन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से पाला था। लिन युआन जो जियाक्सन से आध्यात्मिक सामग्री खरीद रहा था क्योंकि वह व्यापार करते समय ईमानदार थी। लिन युआन को एहसास हुआ कि उसने जो जियाक्सन के संबंधों को कम करके आंका था। माउंटन एल्डर लिन, बड़ी बहन शिन, मैं उस मादा 5 फॉर्चून रांचू को खरीदूंगा। क्या बड़ी बहन शिन उच्च श्रेणी के आत्मा जानवर का मांस बेचती है? लिन युआन द्वारा कई स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीदने के बाद जो जियाक्सन ने लिन युआन पर एक संक्षिप्त जांच की थी। नतीजतन उसे पता चला कि लिन युआन का खाता डीप माउंटन एल्डर लिन एक फेस्टो का मालिक भी था। जो जियाक्सन ने कुछ समय तक इसका अवलोकन किया था। लिन युआन के स्टोर द्वारा सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश प्राप्त करने के बाद वे सभी थोड़े समय में ही कुलीन ग्रेड बन जाएंगे। ये स्पिरिट साइफन गोल्डफिश थे। जो जियाक्सन ने एक साहसिक अनुमान लगाया और वह तुरंत अपने अनुमान से भयभीत हो गई। 3 से 5 दिनों के भीतर 100 सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को एलीट ग्रेड में विकसित करने के लिए किसी को कम से कम क्लास 3 क्रिएशन मास्टर होना चाहिए। बेशक क्लास 2 क्रिएशन मास्टर्स को भी बाहर नहीं रखा जा सकता है। हालांकि यदि यह क्लास 2 क्रिएशन मास्टर का काम था, तो स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को इतने बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए कम से कम 20 क्लास 2 क्रिएशन मास्टर्स होने चाहिए। फिर भी जो जियाक्सन यह नहीं समझ पाया कि एक क्रिएशन मास्टर स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को क्यों विकसित करना चाहेगा। क्या स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को विकसित करने के लिए इतना प्रयास करने के बजाय कुछ सिल्वर फे विकसित करना बेहतर नहीं होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो जियाक्सन क्या अनुमान लगा रही थी, क्योंकि वह किसी बात के बारे में निश्चित थी। लिन युआन के स्टो का समर्थन करने वाला कोई क्रिएशन मास्टर होना चाहिए, और यह बहुत संभव था कि वह क्लास 3 क्रिएशन मास्टर था। क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स ऐसे व्यक्ति थे जो क्लास 5 के स्टोर्स में भी नहीं होते, और उन्हें निश्चित रूप से वीआईपी अतिथि माना जाता था। जो जियाक्सन ने कई सालों तक अपना स्टोर चलाया था, और वह हर बार सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक सामग्री बेचती थी। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार क्लास 3 स्टार वेब स्टोर के मानक तक पहुंच गई थी। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि वह अपनी कीमतें कम करके बड़ी मात्रा में बेच रही थी। जो जियाक्सन अपने स्टोर को क्लास 4 में अपग्रेड नहीं कर पाए क्योंकि उसके पास क्रिएशन मास्टर का समर्थन नहीं था। इससे पहले जो जियाक्सन केवल लिन युआन को अपना वफादार ग्राहक बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब उसने सोचा कि क्या वह लिन युआन के साथ बेहतर संबंध बना सकती है। वह लिन युआन के स्टोर से दुर्लभ वस्तुएं खरीद सकती थी जो बाजार में उच्च कीमतों पर उपलब्ध नहीं होती। इस तरह वह अपने स्टोर की प्रतिष्ठा बनाने और इसे क्लास 4 में अपग्रेड करने में सक्षम होगी। एक बड़े स्टोर स्पेस के साथ वह इसे और भी बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम होगी। स्टार वेब स्टोर को अच्छी तरह से प्रबंधित करना हमेशा जो जियाक्सन की दृढ़ता रही है। हालांकि उसे कोई क्रिएशन मास्टर समर्थक नहीं मिल पाया और यह एक कठिन यात्रा थी। जो जियाक्सन ने क्रिएशन मास्टर की भर्ती के बारे में सोचा, हालांकि उसे जो भी मिले उनमें से ज़्यादातर क्लास 1 के थे। यहाँ तक कि क्लास 1 क्रिएशन मास्टर द्वारा निर्धारित शर्तें पहले से ही इतनी ऊंची थीं कि जो जियाक्सन उन्हें वहन नहीं कर सकता था। कक्षा 5 के स्टोर्स में अधिकांश क्रिएशन मास्टर्स स्टोर द्वारा चुने गए युवा प्रतिभावान थे और उन्होंने क्रिएशन मास्टर्स के पोषण के लिए संसाधनों का उपयोग किया। जो जियाक्सन ने भी युवा और प्रतिभाशाली लोगों को पोषित किया था और वह संसाधनों के साथ कंजूस नहीं थी। हालांकि वे सभी असफल हो गए। जाहिर है क्रिएशन मास्टर्स का उत्पादन करना इतना आसान नहीं था। जो जियाक्सन लिन युआन के स्टोर से कुछ दुर्लभ फेय आयात करना चाहता था, लेकिन इस तरह की बातचीत का विषय खोलना इतना आसान नहीं था। अगर कोई चाटुकार बनना भी चाहे तो वह बिना किसी कारण के चाटुकारिता नहीं कर सकता था। चाटुकारिता का ऐसा तरीका अपनाना जरूरी था जिसे बॉस स्वीकार कर सके और चाटुकारिता में कोई निशान न छूटे।
कई वर्षों तक आध्यात्मिक सामग्री की दुकान का मालिक रहने के बाद सबसे आरक्षित व्यक्ति भी सृजन गुरुओं को भर्ती करने की विधि को एक कला में बदलने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि लिन युआन को जो उच्च श्रेणी का आत्मा जानवर का मांस चाहिए था, वह कुछ ऐसा था जो झोउ जियाक्सिन के स्टोर में अभी नहीं था। झोउ जियाक्सिन जानता था कि अगर उसने कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है और अगर लिन युआन को इसकी आवश्यकता है तो वह निश्चित रूप से इसके लिए अन्य चीजें ढूंढेगा। झोउ जियाक्सिन नहीं चाहती थी कि स्थिति ऐसी हो। अगर लिन युआन दूसरे स्टोर मालिकों की तलाश करती और उनकी नियमित ग्राहक बन जाती तो क्या उसे नुकसान नहीं होता। इसलिए झोउ जियाक्सिन ने एक निर्णय लिया और जवाब दिया, मेरे पास कोई उच्च श्रेणी का आत्मिक जानवर या आयामी जीवन रूप का मांस नहीं है। उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूप के मांस को बेचने के लिए एक विशेष प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। केवल कुछ ही स्टोर हैं जिनके पास प्रमाण पत्र हैं। यदि आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको उनके लिए सुझा सकता हूं। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि झोउ जियाक्सिन उसके साथ अपने संपर्क साझा करने के लिए तैयार होगी। संपर्क आध्यात्मिक सामग्री और फेस्टो के लिए आजीविका थे। प्रत्येक स्टोर के अपने अनूठे संपर्क थे और यह एक पूंजी थी जिसने उन्हें जीवित रहने की अनुमति दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झोउ जियाक्सिन किस कारण से अपने संपर्कों को साझा करने के लिए तैयार थी, लिन युआन इस एहसान को याद रखने वाला था। कई वर्षों तक अंधेरे में जीवित रहने की कोशिश करने के बाद लिन युआन को पहले से ही पता था कि आभारी कैसे होना चाहिए। डीप माउंटेन एल्डर लिन, तो मैं बड़ी बहन शिन को धन्यवाद दूंगा। मुझे अब वास्तव में कुछ उच्च श्रेणी के आत्मिक पशु मांस या उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूप मांस की तत्काल आवश्यकता है। झोउ जियाक्सिन लिन युआन की प्रतिक्रिया देखकर खुश हुई। उसे डर था कि लिन युआन पहले तो उसकी मदद की सराहना नहीं करेगा। अब जब लिन युआन ने उसका धन्यवाद किया तो इसका मतलब था कि उसने उसका एहसान स्वीकार कर लिया। जब बातचीत खत्म हो गई तो लिन युआन ने झोउ जियाक्सिन के निर्देशों का पालन किया और अनुशंसित स्टार वेब स्टोर पर पहुंचे जहां कोई बैनर नहीं था। लिन युआन ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा आदमी वहां बैठा एक किताब पलट रहा था। वह लगातार किताब में कुछ लिख रहा था, मानो वह सामान की सूची का मिलान कर रहा हो। यह महसूस करते हुए कि कोई अंदर है, लंबे और तगड़े आदमी ने ऊपर देखा और कहा, यह कोई दुकान नहीं है, मैं आगंतुकों का ध्यान नहीं रखता। लिन युआन ने तुरंत जवाब दिया, झोउ जियाक्सिन ने मुझे यहाँ उच्च श्रेणी के आत्मा जानवर और आयामी जीवन रूप मांस खरीदने की सिफारिश की। ये सुनकर कि यह झोउ जियाक्सिन का रेफर था, लंबे और मजबूत आदमी ने लिन युआन की तरफ देखा। बोलने से पहले उसने लिन युआन की पहचान सत्यापित करने के लिए झोउ जियाक्सिन से संपर्क किया। चूंकि जियाक्सिन ने आपकी सिफारिश की है, इसलिए आप मुझे बिग ब्रदर फैन कह सकते हैं। जब लिन युआन ने देखा कि वह लंबा और तगड़ा आदमी कितना सतर्क था तो उसने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया था। इस स्टोर के पास शायद विशेष प्रमाण पत्र नहीं था और शायद यह एक अवैध स्टोर था। हालांकि स्टार वेब एक ऐसी जगह थी जहां जांच और निरीक्षण की बहुत क्षमता थी, लेकिन स्टार वेब में बहुत सारी अवैध दुकानें थीं। हर बार जब कोई दुकान पकड़ी जाती तो उसके लिए एक सज़ा होती। लंबे और मजबूत आदमी का संवेदनशील और चिंतित होना स्वाभाविक था। बड़े भाई फैंग, क्या आप यहाँ उच्च श्रेणी के आत्मा जानवर का मांस बेचते हैं? लंबे और मजबूत कद वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हर महीने केवल एक बैच का उच्च श्रेणी का फी मांस प्राप्त करने में सक्षम हूँ। इसके अलावा उन स्क्रैप भागों को आध्यात्मिक सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता है या व्यंजनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। प्रजातियों का कोई विकल्प नहीं है। कांस्य ग्रेड मांस की एक कैटी की कीमत 20,000 फेडरेशन डॉलर होगी, चांदी ग्रेड मांस की एक कैटी की कीमत 50,000 फेडरेशन डॉलर होगी और सोने के ग्रेड मांस की एक कैटी की कीमत $1 रेडियंस होगी। वर्तमान में मैंने सारा माल बेच दिया है और आधे साल का माल पहले ही आरक्षित कर लिया गया है। लिन युआन ने जवाब सुनकर भौहें सिकुड़ी, लेकिन बड़े भाई फैंग ने कहा, हर जगह उच्च श्रेणी के फे मांस को खरीदना मुश्किल है। आखिरकार उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर अपने मांसाहारी फे को खिलाने के लिए फे मांस का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको आयामी जीवन रूप के मांस की ज़रूरत है तो मेरे पास काफ़ी स्टॉक है और मैं उन्हें आपको कम कीमत पर बेच सकता हूँ। इस बिंदु पर लिन युआन की भौहें ढीली पड़ गई थीं। चूंकि वह उन्हें रेड थॉर्न को खिला रहा था, इसलिए या तो उच्च श्रेणी का फी मांस या आयामी जीवन रूपी मांस ही काम आएगा। हालांकि उच्च श्रेणी के फी मांस में आयामी जीवन रूपी मांस की तुलना में अधिक स्पिरिट क्यूई होगी। लॉर्ड रेंजर, लिन युआन ने पहले ही उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूपों का मांस खरीदने का फैसला कर लिया था। बड़े भाई फैंग, तो मुझे कुछ उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूपी मांस मिलेंगे। मुझे आश्चर्य है कि आप आयामी जीवन रूपी मांस को कितने में बेच रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे जो उच्च श्रेणी का आयामी जीवन रूपी मांस मिला है वह उच्च श्रेणी के आत्मा जानवर के मांस की तरह खाने योग्य नहीं है। मैं कोई भी खाने योग्य उच्च श्रेणी का आयामी जीवन रूपी मांस प्राप्त करने में असमर्थ हूं। मुझे जो आयामी जीवन रूपी मांस मिला है वह एबिस आयामी दरार और कीट दुनिया आयामी दरार से है। जब बड़े भाई फैंग ने समझाया तो लिन युआन दूसरे पक्ष की आंखों में बेबसी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था।
जाहिर है, ऐसे आयामी जीवन रूप के मांस की बिक्री जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती है, अच्छी नहीं चल रही थी। हालांकि रेड थॉर्न के लिए ऐसी चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में, जिस तरह का आयामी जीवन रूप मांस अन्य फेज नहीं खा सकते थे, वह वास्तव में रेड थॉर्न के विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि आयामी जीवन रूप मांस की कीमत क्या है। बड़े भाई फैंग ने नहीं सोचा था कि लिन युआन खरीदने और धोने का इरादा व्यक्त करेगा, बल्कि वह बहुत खुश होगा। क्लास 1 डायमेंशनल लाइफ फॉर्म ब्रॉन्ज फे के बराबर हैं और प्रत्येक कैटी के लिए $500 फेडरेशन डॉलर की लागत आती है। क्लास 2 डायमेंशनल लाइफ फॉर्म सिल्वर फे के बराबर हैं और प्रत्येक कैटी के लिए $8000 फेडरेशन डॉलर की लागत आती है। क्लास 3 डायमेंशनल लाइफ फॉर्म गोल्ड फे के बराबर हैं और प्रत्येक कैटी के लिए 100,000 फेडरेशन डॉलर की लागत आती है। लिन युआन को आश्चर्य हुआ और उसने नहीं सोचा था कि आयामी जीवन रूपी मांस वास्तव में इतना सस्ता होगा। ये फी मांस से कई गुना सस्ता था। सोने के आयाम वाले जीवन रूपी मांस की कीमत प्रत्येक कैटी के लिए केवल 100,000 फेडरेशन डॉलर थी। इसका मतलब ये भी था कि 100 रेडियंस डॉलर से 1000 कैटी खरीदी जा सकती थी। बेशक रेड थॉर्न अभी केवल सामान्य स्तर पर था, और भले ही वह आयामी जीवन रूपी मांस को पचा सकता था, फिर भी उसे धीरे धीरे अनुकूलन की आवश्यकता होगी। इससे पहले लिन युआन इसे ग्रेडलेस एलियन कीटों के शव खिला रहा था। उन शवों में निहित ऊर्जा की मात्रा सामान्य कीटों के बराबर हो सकती है। इसलिए लिन युआन रेड थॉर्न को कांस्य ग्रेड फे मांस खिलाना शुरू करने की योजना बना रहा था। बड़े भाई फैंग, मैं इस बार क्लास 1 आयामी जीवन रूप मांस के 3000 कैटी का ऑर्डर दूंगा। चलो अपना संपर्क विवरण प्रदान करते हैं। भविष्य में अगर मुझे अधिक आयामी जीवन रूप मांस की आवश्यकता होगी तो मैं सीधे आपसे ऑर्डर करूंगा। बड़े भाई फैंग ने तुरंत मुस्कुराया जब उसने सुना कि लिन युआन आयामी जीवन रूप मांस खरीदने जा रहा था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार थोड़ा ज्यादा दूंगा। एक क्लास 1 एलियन कीट लगभग 60 कैटी का होता है। मैं तुम्हें 55 एलियन कीट दूंगा और अधिशेष को उपहार माना जाएगा। लिन युआन ने शुरू में महसूस किया था कि उच्च श्रेणी के आयामी जीवन रूप का मांस सस्ता था, लेकिन 1.5 रेडियंस डॉलर का उपयोग करके 3000 कैटी खरीदने के बाद केवल 55 लाशें प्राप्त करने के बाद उन्हें लगा कि यह बहुत ज़्यादा नहीं था। वह पहले ही रेड थॉर्न को 1000 विदेशी कीड़े खिला चुका था। बेशक 1000 ग्रेडलेस विदेशी कीड़ों से मिलने वाली ऊर्जा इन क्लास 1 विदेशी कीड़ों में से केवल 3 के बराबर हो सकती है। खरीदारी करने के बाद लिन युआन एकांतवास में जाने की योजना बना रहा था। स्टार टॉवर में कुछ द्वंद्व युद्धों या कांस्य युस्त्र्यास को विकसित करने के अलावा बाकी समय रेड थॉर्न के विकास को देखने में व्यतीत होगा। एक बार जब रेड थॉर्न एलीट ग्रेड में विकसित हो गया तो लिन युआन क्लास 1 और क्लास 2 आयामी जीवन रूपों के मांस को मिलाने का प्रयास कर सकता था। उनका मानना था कि रेड थॉर्न जल्द ही कांस्य ग्रेड में विकसित हो जाएगा। जब लिन युआन रेड थॉर्न को खाना खिला रहा था तो वह महसूस कर सकता था कि रेड थॉर्न अच्छे मूड में था। जब रेड थॉर्न तेजी से क्लास 1 आयामी जीवन रूप के मांस को खा रहा था तो एक समस्या उत्पन्न हुई। क्लास 1 एलियन कीट के खून में ऐसी संक्षारकता थी जो लकड़ी के टुकड़े को तुरंत काले कोयले में बदल सकती थी। पहले तो इस संक्षारकता का सामान्य लाल कांटे पर कुछ खास असर हुआ, यहाँ तक कि लाल कांटे का मुंह भी मुरझा गया था और क्लास 1 के एलियन कीट के खून की वजह से काला पड़ गया था। लिन युआन ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत चिंतित हूँ। जैसे ही वह रेड थॉर्न से प्रथम श्रेणी के विदेशी कीट का मांस थूकने के लिए कहने की तैयारी कर रहा था, रेड थॉर्न का माउथ ऑफ रिलिंक्विश पहले से ही धीरे धीरे ठीक हो रहा था, क्योंकि उसने उसके मांस से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान रिलिंक्विश का मुंह फिर से जंग खा जाएगा। ये फिर से मुरझा जाएगा और काला पड़ जाएगा, लेकिन ये पहले जितना गंभीर नहीं होगा। स्थिति को देखते हुए लिन युआन ने भोजन की खपत के माध्यम से रेड थॉर्न के विकास को बदलने की अपनी योजना को छोड़ दिया। आखिरकार रेड थॉर्न स्पष्ट रूप से क्लास 1 एलियन कीट की संक्षारकता के अनुकूल हो रहा था और साथ ही साथ संक्षारक रक्त के प्रति अपने प्रतिरोध को बढ़ा रहा था। यह विकास की दिशा थी जिसे क्लास 1 एलियन कीट ने सीधे प्रभावित किया था। यह एक विकासवादी विशेषता थी जिसे बाद में पेश किया गया था। भले ही रेड थॉर्न एक स्रोत बीज था, लेकिन कुछ विशेषताएं थीं जो केवल इसलिए उत्पन्न नहीं की जा सकती थीं क्योंकि ठेकेदार ऐसा चाहता था। रेड थॉर्न को क्लास 1 एलियन कीट को पूरी तरह से पचाने में मुश्किल हुई। हालांकि लिन युआन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि क्लास 1 एलियन कीट के संक्षारक रक्त के खिलाफ रेड थॉर्न में बेहतर प्रतिरोध था। उस समय लिन युआन को अचानक लगा कि रेड थॉर्न लिन युआन का इरादा पूछ रहा है। लिन युआन ने तुरंत कहा, अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाओ, पहले उगी हुई लताओं को बढ़ाओ। लिन युआन को रेड थॉर्न की आक्रमण शक्ति की बहुत उम्मीद थी। जब रेड थॉर्न सामान्य श्रेणी में विकसित हुआ तो उसमें पहले से ही 2 मीटर लंबी कुछ लताएं उगाई थीं और उनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक थी। इन लताओं ने रेड थॉर्न को एक निश्चित स्तर की युद्ध क्षमता प्रदान की।
लेकिन लिन युआन की राय में बेलें अभी भी कमज़ोर थीं। इन लताओं में अत्यंत तीखे उल्टे कांटे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इन उल्टे कांटों से रक्षा प्रकार के परियों को हराना और मारना बहुत कठिन था। लिन युआन की आज्ञा प्राप्त करने के बाद रेड थॉर्न हाइबरनेशन में चला गया। हाइबरनेशन एक विकासवादी प्रक्रिया थी जो रेड थॉर्न के लिए आवश्यक थी। अन्य फे अपने वंश के अनुसार विकसित होंगे और उनके विकास की एक विशिष्ट दिशा होगी। हालांकि विशेष कौशल फे की विविधता को बढ़ाएंगे, फिर भी एक मोटा मॉडल था। रेड थॉर्न के विकास में ऐसा कोई मॉडल नहीं था, इसलिए इसे विकसित होने के लिए लिन युआन से निर्देशों की आवश्यकता थी और इस प्रक्रिया में लंबी अवधि की आवश्यकता थी। एक दिन बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि रेड थॉर्न अभी भी नहीं हिल रहा था। हालांकि वह अनुबंध के कारण रेड थॉर्न की वर्तमान स्थिति को महसूस कर सकता था और वह बहुत अच्छी स्थिति में था। जीनियस लिन युआन के कंधे पर कूद गया और बोला, युआन, मैंने किताबों में सब कुछ पहले ही याद कर लिया है। मैं गारंटी देता हूं कि मैंने सभी विवरण याद कर लिए हैं। बोलने के बाद जीनियस ने अपने छोटे से सिर को लिन युआन के गाल पर रगड़ा और लिन युआन के साथ अंतरंग समय का आनंद लिया। इन 2 दिनों के दौरान चिमी लाइव स्ट्रीमिंग में डूबी रही और उसने लिन युआन को परेशान नहीं किया। जब भी चिमी को कोई ऐसी समस्या आती जिसका समाधान वह नहीं कर पाती, तो वह जीनियस को बुलाती। जीनियस बिल्कुल चिमी के सुपर रूम मैनेजर की तरह था और यह सुनिश्चित करता था कि सब कुछ ठीक रहे। चिमी केवल इसलिए मजाक कर रहा था क्योंकि उसे गाना पसंद था और उसने गलती से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। हालांकि स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस का नाम असामान्य रूप से प्रमुख था। इसकी प्रतिष्ठा पहले से ही सभी अन्य गायन मेजबानों को कुचलने में सक्षम थी। बेशक स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के प्रसिद्ध होने का एक और कारण था। ये रेडियंस 100 के सीक्वेंस #81 लॉर्ड रेंजर के कारण था। लॉर्ड रेंजर ने स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस के लाइव स्ट्रीम के दौरान भारी मात्रा में दान दिया था और तुरंत ही वह शीर्ष योगदानकर्ता प्रशंसक बन गए। रेडियंस 100 में प्रत्येक अनुक्रम सदस्य के शब्दों और कार्यों का हर कोई बारीकी से पालन करेगा। ये खबर कि लॉर्ड रेंजर ने स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस को दान दिया था, तुरंत स्टार वेब में सबसे अधिक प्रचारित समाचार बन गया था। सृजन मास्टर एसोसिएशन इस मामले ने पूरे स्टार वेब का ध्यान आकर्षित किया होगा, लेकिन चाहे वह चिमी हो या लिन युआन, उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब चिमी गा रहा होता, तब भी वह लगातार आने वाले संदेशों और प्रशंसाओं को देखता रहता। वह अन्य टिप्पणियों की परवाह नहीं करता। लिन युआन लगातार खुद को मजबूत बना रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि चिमी ने स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। जीनियस ने प्राथमिक विद्वान, आध्यात्मिक घटक विश्लेषक और फे ऑब्जर्वर व्यवसायों पर अपना अध्ययन पूरा कर लिया था। लिन युआन ने देखा कि जो जियाक्सन के साथ नियुक्ति की तारीख से पहले अभी भी 3 दिन बाकी थे, इसलिए उसने क्रिएशन मास्टर परीक्षा के लिए जाने का फैसला किया। क्रिएशन मास्टर परीक्षा स्टार वेब पर आयोजित नहीं की गई थी, ये शहर में आयोजित की गई थी और केवल मुख्य शहरों में ही क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन होंगे। रेडबर्ड सिटी के लिए क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन की स्थापना मुख्य शहर क्षेत्र में की गई थी। लिन युआन जीनियस को साथ लेकर एक कांस्य काले पंख वाले विंडफाल्कन पर सवार होकर रेडबर्ड सिटी की ओर चला गया। प्लेटिनम एवियन फे पर सवारी करने के बाद लिन युआन को अब वह अनुभूति नहीं हुई जो उसे अतीत में पहली बार कांस्य एवियन फे पर सवारी करते समय हुई थी। जब वह रेडबर्ड सिटी पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। लिन युआन ने अचानक चूसी को लंच के लिए बुलाने का सोचा, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि वह क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ आया था। उसने क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने और बाद में चूसी के साथ अपनी सफलता साझा करने का फैसला किया। लिन युआन को इस बात की चिंता नहीं थी कि क्रिएशन मास्टर परीक्षा के दौरान कोई अड़चन आ सकती है। वास्तव में वह ये भी सोच रहा था कि क्या वह 2 घंटे के भीतर क्लास 1 क्रिएशन मास्टर परीक्षा पूरी कर सकता है और 3 लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यू व्यवसायों की पदोन्नति परीक्षाओं से छूट पाने का मौका प्राप्त कर सकता है। फिर वह क्लास 2 क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने में सक्षम होगा। लिन युआन ने तुरंत एक कार के लिए झंडी दिखाई और क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन की ओर चल पड़ा। रेडबर्ड शहर में सभी प्रकार की सुविधाएं और बुनियादी ढांचे जिया क्षेत्र से बेहतर थे। रेडबर्ड सिटी की सड़कें 30 मीटर चौड़ी थीं और प्लेटिनम फे भी आसानी से सड़कों पर चल सकते थे। हालांकि रेडबर्ड सिटी के शहरी क्षेत्र में लगभग कोई भी अपने प्लेटिनम फे को नहीं बुला सकता था। यहां तक कि दुर्जय स्पिरिट क्यूई पेशेवर भी परिवहन मशीनों का उपयोग करते थे। इसने रेडबर्ड सिटी को एक शांतिपूर्ण और समृद्ध वातावरण प्रदान किया। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के प्रवेश द्वार पर लिन युआन ने क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के बड़े दरवाजों को देखा और शहर के स्वामी के निवास पर एक और नज़र डाली जो बहुत दूर नहीं था। लिन युआन को लगा कि क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन संभवतः शहर के स्वामी के निवास से भी अधिक भव्य था। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के प्रति लोगों में कितना सम्मान था, यह आसानी से देखा जा सकता है। लिन युआन ने क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई समय नहीं चुना था और यह एक शुद्ध संयोग था।
हालांकि क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के प्रवेश द्वार पर बहुत से आशंकित लोग थे जो अंदर जा रहे थे। ज्यादातर लोग परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे। कुछ लोग आशंकित भाव के साथ अंदर गए, जबकि कुछ आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ। जब ये लोग बाहर निकले तो उनमें से लगभग हर कोई निराश बैच का था। औसतन 100 में से केवल एक व्यक्ति ही अत्यंत उत्साहित और प्रसन्न भाव के साथ परीक्षा से बाहर निकलता था। इससे पता चलता है कि क्रिएशन मास्टर परीक्षा कितनी कठिन थी। क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने वाले अधिकांश लोग उचित रूप से तैयार होंगे, अन्यथा यदि वे असफल हो जाते हैं तो वे वर्ष के भीतर दूसरा प्रयास नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग एक पूरे वर्ष को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे यदि उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने पर्याप्त तैयारी की थी, फिर भी परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत कठिन था। लिन युआन ने पहले ही जीनियस से टूल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चश्मे में बदलने के लिए कहा था। चश्मा पहनने के बाद लिन युआन में एक अतिरिक्त विद्वान आभा थी जिसने उसे थोड़ा और मिलनसार बना दिया। जब लिन युआन ने क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में प्रवेश किया तो उसे तुरंत अंदर मौजूद परिचारकों ने रोक दिया। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन का प्रत्येक सदस्य 30 व्यक्तियों की देखभाल करेगा जो क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। लिन युआन ने चुपचाप देखा और पाया कि उसके समूह में सिर्फ एक व्यक्ति था जो काफी आश्वस्त था। बाकी लोग स्पष्ट रूप से बहुत घबराए हुए थे, यहाँ तक कि एक मोटा व्यक्ति भी था जिसके पैर चलते समय कांपते थे। जब 30 लोग थे तो अटेंडेंट ने कहा, बाद में मुझे ये प्रमाण दिखाओ कि तुमने परीक्षा में भाग लेने से पहले 3 लाइफस्टाइल क्लास नौकरियों में पहली रैंक प्राप्त की है। जब तुम बाहर निकलो तो अपना स्कोर कार्ड मेरे पास लाओ और तुम अपना प्रमाण लेकर जा सकते हो। वह परिचारिका एक अत्यंत सौम्य बड़ी बहन थी और उसकी आवाज़ इतनी कोमल थी कि ऐसा लग रहा था मानो पानी टपक रहा हो। निर्देश देने के बाद वह कुर्सी पर बैठी और परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा, मैं कामना करती हूं कि आप सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो और आपका भविष्य उज्ज्वल हो। परीक्षा से पहले प्रोत्साहन वास्तव में उत्साहवर्धक था। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में एक परिचारिका के रूप में वह खुद एक क्रिएशन मास्टर थी। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में काम करने वाले क्रिएशन मास्टर का मतलब था कि वह बेहद प्रतिभाशाली थी। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि वह कुछ कह रही थी तो यह उसके दिल की गहराई से ही कहा गया होगा। इस समय लिन युआन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। जब बाकी सभी लोग परीक्षा के लिए चले गए तो लिन युआन ने खड़े होकर कहा, मैंने सुना है कि मैं क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में 3 प्राथमिक रैंक वाली जीवन शैली श्रेणी की व्यवसाय परीक्षाओं में भाग ले सकता हूं। इसलिए मेरे पास पहले से कोई प्रमाण तैयार नहीं था। मैं क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में सभी परीक्षाएं देना चाहता हूं। निंग जुएजुन एक सौम्य और शांत स्वभाव वाली व्यक्ति थी और उसे किसी भी चीज से आश्चर्य नहीं होता था। हालांकि वह लिन युआन की बातों से चकित थी और उसने बहुत देर बाद ही जवाब दिया, आप वास्तव में क्रिएशन मास्टर परीक्षा में प्राथमिक रैंक लाइफस्टाइल क्लास व्यवसाय परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। हालांकि क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में केवल स्कॉलर, फे ऑब्जर्वर और स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट एनालिस्ट व्यवसायों के लिए परीक्षाएं होती हैं। यदि आप अन्य व्यवसाय परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं तो आपको अन्य एसोसिएशनों में भाग लेने की आवश्यकता है। निंग जुएजुन ने लिन युआन की ओर देखते हुए असहायता से अपना सिर हिलाया। कई सालों से क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में क्रिएशन मास्टर परीक्षा के अलावा किसी अन्य व्यवसाय परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई नहीं आया था। यहाँ कौन से प्रतिभागी पहले से पूरी तरह से तैयार नहीं थे? निंग जुएजुन ने पहली बार किसी ऐसे लापरवाह व्यक्ति को देखा था। हालांकि बाद में जो जवाब मिला उसे सुनकर निंग जुएजुन फिर से हैरान रह गई। मैं उन 3 व्यवसाय परीक्षाओं में भाग लेना चाहता हूं। संयोग से क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन उन सभी को संचालित करने में सक्षम है। निंग जुएजुन लगभग अश्लील बातें करने लगी और उसे लगा कि उसके सामने खड़ा ये युवक कोई देवता होगा। उसने कभी किसी को इन 3 ज्ञान व्यवसायों का उपयोग क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रमाण के रूप में करते हुए नहीं सुना था। उन 3 जीवनशैली वर्ग व्यवसाय परीक्षाओं में भाग लेने के लिए किसी को 300 से अधिक पुस्तकों को याद करने की आवश्यकता होगी। उन सभी पुस्तकों को ले जाना पहले से ही काफ़ी भारी था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। परीक्षा पास करने के लिए उन पुस्तकों के अंदर की सभी सामग्री को याद रखना पड़ता था। कोई व्यक्ति इतनी कम उम्र में इतनी सारी किताबें कैसे याद कर सकता है? अगर कोई इन ज्ञान व्यवसायों को प्रमाण के रूप में इस्तेमाल भी करता है तो वह उनमें से केवल एक का ही इस्तेमाल कर सकता है। निंग जुएजुन ने कभी किसी को उन 2 व्यवसायों को प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करते नहीं देखा था। क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने वाले ज़्यादातर लोग स्पिरिट क्यूई पेशेवर होंगे। कौन अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय इस तरह के ज्ञान को सीखने के लिए इतना समय बिताने को तैयार होगा? जुएजुन के चेहरे पर अभी भी अनिश्चितता थी और उसने पूछा, क्या आप सच में मजाक कर रहे हैं? लिन युआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं अभी मजाक कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं मजाक करना भी चाहूँ तो मुझे सही मौका चाहिए होगा, है ना?
लिन युआन की पुष्टि को फिर से सुनने के बाद निंग जुएजुन ने उसे एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। निंग जुएजुन वास्तव में पूछना चाहता था कि क्या लिन युआन मूर्खता कर रहा था। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन की परीक्षाओं में आमतौर पर प्रवेश की शर्तें नर्म होती थीं, लेकिन उत्तीर्ण होने की शर्तें कठिन होती थीं। परीक्षा के लिए आने वाले लोगों को उच्च मानक की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि परीक्षा पास करना बेहद मुश्किल था। इसी प्रकार रेडियंस फेडरेशन ने क्रिएशन मास्टर के व्यवसाय पर अधिक ध्यान दिया तथा किसी भी प्रतिभाशाली लेकिन अज्ञात व्यक्ति को खोना नहीं चाहा। अब निंग जुएजुन की राय में लिन युआन एक उपद्रवी था। आमतौर पर निंग जुएजुन को प्रोटोकॉल से गुजरना चाहिए और लिन युआन को प्राथमिक रैंक विद्वान, आध्यात्मिक घटक विश्लेषक और फे ऑब्जर्वर नौकरियों के लिए परीक्षाओं से गुजरना चाहिए। हालांकि निंग जुएजुन ने सामान्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। अगर वह प्रोटोकॉल का पालन करती और तीनों ज्ञान व्यवसाय परीक्षाएं अकेले ही आयोजित करती तो यह निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता। अगर लिन युआन सभी परीक्षाएं पास कर लेता तो ठीक था, लेकिन अगर वह पास नहीं हो पाता तो उसे क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में उपद्रवी माना जाता। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में उपद्रव मचाना एक छोटी सी बात थी। ये बहुत संभव था कि इसे लिन युआन के बायोडेटा में रेडियंस फेडरेशन के नागरिक के रूप में दर्ज किया जा सकता था। इसलिए निंग जुएजुन ने फिर से मनाने की कोशिश की, आपने जो जानकारी भरी है उसे देखते हुए आपका नाम लिन युआन है न? लिन युआन, इन 3 जीवनशैली वर्ग के व्यवसायों के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं वे संबंधित संघों में प्रयास करने पर क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में प्रयास करने पर अलग हैं। चूंकि ये 3 व्यवसाय परीक्षाएं क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन को दी जाती हैं, इसलिए क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन प्रश्नों का प्रभारी होगा। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन द्वारा दिए गए प्रश्न अन्य संघों की तुलना में अधिक चालाक और कठिन होंगे। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि निंग जुएजुन की बात पूरी होने से पहले ही एक बुजुर्ग आवाज़ गूंजी, बेटा, जब प्रतिभागी हमारे क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में ज्ञान व्यवसाय परीक्षा देने के लिए आए हैं तो हमें उन्हें दूसरे एसोसिएशन में भेजने की क्या ज़रूरत है? और किसने कहा कि यहाँ के सवाल ज़्यादा चालाकी भरे हैं? इस बुजुर्ग ने कभी भी परीक्षा के विषयों के बाहर कुछ भी नहीं परखा है। ये सभी प्रश्न परीक्षण योग्य विषयों के अंतर्गत आते हैं और अगर प्रतिभागी सभी विषयों को समझ लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से उनका उत्तर देने में सक्षम होगा। बूढ़ा आदमी बहुत शांत और दयालु लग रहा था, लेकिन जब निंग जुएजुन ने बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत पलटी और बोली, उपाध्यक्ष, क्या आप प्लेटिनम सर्पिल दांतेदार शार्क का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं? बस मुझे ये छोटे मोटे मामले संभालने दीजिए। निंग जुएजुन की बातें सुनकर बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया। बस मुझे दादाजी कहो, संघ में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें विशेष ध्यान भी नहीं दूंगा। ये बूढ़ा थक गया है, क्या मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए बाहर नहीं आ सकता? छोटे जुएजुन को दादाजी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपने जवाब में लिन युआन का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखें ध्यान से लिन युआन को नाप रही थीं। निंग जुएजुन ने अपने हाथ से इशारा किया और लिन युआन को आंख से इशारा दिया कि वह जल्दी से वहां से चला जाए। उसके दादाजी भले ही दयालु दिखते हों, लेकिन चेहरा बदलने की उनकी गति उन चेहरा बदलने वाले ओपेरा कलाकारों से कम नहीं थी। उसका स्वभाव विलक्षण था। अगर उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जिसे वह पसंद करता तो वह उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन अगर उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जिसे वह नापसंद करता तो वह उसकी एक भी कीमत नहीं समझता। उसके दादाजी का स्वभाव भले ही विलक्षण था, लेकिन निंग जुएजुन जानती थी कि वह ऐसे लोगों से नफरत करते थे जो ज्ञान के प्रति गंभीर नहीं थे। लिन युआन ने निंग जुएजुन की आंखों का इशारा देखा और एक भावुक युवक की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उस समय बूढ़े व्यक्ति ने लिन युआन से कहा, छोटे बच्चे, तुम बहुत आश्वस्त हो, है न? तुमने क्रिएशन मास्टर परीक्षा में भाग लेने से पहले कोई तैयारी नहीं की थी। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन द्वारा निर्धारित 3 ज्ञान व्यवसाय परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर देना उतना आसान नहीं है। बोलते समय बूढ़े व्यक्ति का चेहरा काफी शांत था और ऐसा लग रहा था कि वह बस बेपरवाही से सामान्य बातचीत कर रहा था। लिन युआन ने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनी और उदासीनता से उत्तर दिया, उपराष्ट्रपति ने जो कहा वह सच है। हालांकि क्या सभी प्रश्न कठिन नहीं होते यदि आप उन्हें नहीं जानते, लेकिन एक बार जब आप उन्हें जान लेते हैं तो वे कठिन नहीं होते। लिन युआन के जवाब ने बूढ़े आदमी को लिन युआन पर एक और नज़र डालने पर मजबूर कर दिया। क्या सभी सवाल मुश्किल नहीं हैं अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार जब आप उन्हें जान लेते हैं तो वे मुश्किल नहीं होते, है ना? इसे कहने का ये कितना बढ़िया तरीका है। अगर आप वास्तव में सक्षम हैं तो आपको एक युवा अभिजात वर्ग माना जाएगा, लेकिन अगर आप वास्तव में सक्षम नहीं हैं और इन शब्दों का उपयोग इस पुराने सवाल को उलझाने के लिए कर रहे हैं तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। अपने दादा की बातें सुनकर निंग जुएजुन को पता चल गया कि वह लिन युआन के प्रति गंभीर है। उसने लिन युआन को सहानुभूति से देखा। निंग जुएजुन अपने दादा के गुस्से और सनकी स्वभाव के सामने सचमुच असहाय थी। लिन युआन स्वाभाविक रूप से क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के प्रति सम्मान से भरा हुआ था।
ये लोग क्रिएशन मास्टर्स के मार्ग के अग्रदूत थे। उनके द्वारा योगदान किए गए प्रत्येक विकास ने बहुत सारे उच्च रैंक वाले स्पिरिट क्यूई पेशेवरों का उत्पादन किया था। रेडियंस फेडरेशन की वर्तमान महान स्थिति निश्चित रूप से इन अग्रदूतों से संबंधित थी। ये जूनियर स्वाभाविक रूप से सच बोल रहा है और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लिन युआन के शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन अब जब वह तीनों ज्ञान व्यवसाय परीक्षाओं का प्रयास करना चाहता था तो ये बहुत अहंकारी और दंभपूर्ण लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अचानक विषय बदल दिया। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं। ग्रह के प्रागैतिहासिक काल के दौरान दो जीवन रूप थे, मेगालोडन और लिव्याटन। इन दो प्रजातियों को इतिहास में तृतीयक काल के दौरान महासागर का सच्चा तानाशाह माना जाता है। वे लाखों वर्षों से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अभी भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि कौन अधिक शक्तिशाली है। आपकी राय में क्या आपको लगता है कि मेगालोडन अधिक शक्तिशाली है या लिव्याटन अधिक शक्तिशाली है? बूढ़े आदमी के उदासीन प्रश्न से निंग जुएजुन की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसे लगा कि यह अच्छा नहीं था। ये सवाल अकादमिक जगत में भी लगातार बहस का विषय रहा है और इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं था। दोनों प्रजातियां उच्च श्रेणी की शिकारी थीं और तृतीयक काल के दौरान समुद्र पर शासन करती थीं। वे शासक श्रेणी के जीवन रूप थे और अपने समय में समुद्र के संसाधनों पर उनका नियंत्रण था। आक्रमण शक्ति के संदर्भ में दोनों जीवन रूप लगभग बराबर थे, इसलिए अधिक शक्तिशाली जीवन रूप व्यक्तिगत युद्ध शक्ति, अवसरों को समझने की क्षमता और युद्ध अनुभव पर निर्भर करता था। यह एक ऐसा सवाल था जिसका उत्तर लिन युआन ने जो भी दिया हो उसे गलत नहीं माना जाएगा। हालांकि निंग जुएजुन के दादा मेगालोडन पार्टी के प्रबल समर्थक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि तृतीयक काल के दौरान मेगालोडन महासागर का शासक था। ये ठीक था यदि लिन युआन ने कहा कि यह मेगालोडोन था, लेकिन यदि उसने कहा कि यह लिव्याटन था तो उसके दादाजी भड़क सकते थे और यहाँ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकते थे। इस प्रकार निंग जुएजुन ने जल्दी से कहा, दादाजी, आप दादाजी झेंग के साथ इस विषय पर बहस कर रहे हैं और क्या पूछना है? आपको लगता है कि मेगालोडन शासक है ना? निंग जुएजुन का कथन बहुत ही सूक्ष्म और चतुराईपूर्ण था, क्योंकि वह लिन युआन को जानकारी भेज रही थी। निंग जुएजुन की राय में अगर लिन युआन काफ़ी समझदार होता तो उसे पता होता कि इस सवाल का जवाब कैसे देना है। बूढ़े व्यक्ति ने भी निंग जुएजुन के शब्दों में छिपी मंशा को सुन लिया था और उसे लगा कि उसका सवाल अब दिलचस्प नहीं रहा। लिन युआन दुनिया के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ था और निंग जुएजुन के इरादे को स्वाभाविक रूप से समझता था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाने और अपने मन में ज्ञान को समेटने के बाद लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब बहुत पहले ही तय हो चुका है। व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि वह लिन युआन से कोई नया दृष्टिकोण सुन पाएगा, इसलिए वह दिलचस्पी से बोला, युवा बच्चे, बोलो तो। इस बूढ़े को विश्लेषण और राय सुनना पसंद है, हिम्मत से बोलो। निंग जुएजुन सुनते ही उछल पड़ी। उसके दादाजी के भड़कने से पहले ऐसा लग रहा था कि वे हमेशा एक ही शब्द बोलते थे। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह उत्तर वास्तव में इसलिए लिया गया है क्योंकि दोनों प्रजातियां विकास के दौरान समाप्त हो गई थीं, इसलिए वे दोनों कमज़ोर हैं। अन्यथा हम अभी भी समुद्र में मेगालोडन और लिव्याटन देख पाएंगे। भले ही समुद्र में शार्क वापस वंश रेखा पर विकसित हो जाएं और मेगालोडन की तरह विकसित हो जाएं, अंततः वे कभी भी मेगालोडन या लिव्याटन नहीं होंगे। इस दृष्टिकोण ने बूढ़े आदमी को चुप करा दिया। वह हमेशा यही सुनता रहता कि या तो मेगालोडन या लिव्याटन ज़्यादा ताकतवर है या फिर दोनों ही समान रूप से महान हैं। बिना किसी अपवाद के लोग कहते कि वे मजबूत हैं। ये वास्तव में पहली बार था जब कोई कह रहा था कि वे कमज़ोर हैं। हालांकि कमज़ोर का उल्लेख प्राकृतिक चयन के दृष्टिकोण से किया गया था और यह गलत नहीं था। शायद लिन युआन का दृष्टिकोण बहुत ताज़ा और अनोखा था, इसलिए बूढ़ा आदमी तुरंत नहीं भड़क गया, भले ही किसी ने कहा कि मेगालोडन कमज़ोर था। इसके बजाय उसने पूछा, ऐसा क्यों? मेगालोडन और लिव्याटन ने लाखों वर्षों तक तृतीयक काल के महासागर पर विजय प्राप्त की थी। हालांकि चाहे वह लिव्याटन हो या मेगालोडन, वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर बहुत अधिक थे और इसने अन्य तृतीयक काल के समुद्री जीवों की विकास गति को धीमा कर दिया। इस प्रकार 65 मिलियन वर्ष पहले प्रकृति ने बिना किसी बातचीत के दो प्रजातियों के बीच प्रतियोगिता को रोकने के लिए एक उल्कापिंड का उपयोग करने का निर्णय लिया। प्रभाव ने चतुर्थक काल और महासागर के लिए एक नए काल का स्वागत किया। उसी समय उन्होंने मेगालोडन और लिव्याटन को मिटा दिया। इसलिए क्रिएशन मास्टर के दृष्टिकोण से अस्तित्व और विकास के संदर्भ में मेगालोडन और लिव्याटन को कमजोर माना जाता है। लिन युआन ने अपनी राय बताई और यह सिर्फ जीनियस से सीखे गए ज्ञान पर आधारित नहीं था। ये लिन युआन के पिछले जन्म के ज्ञान और इस जन्म में फेंके विकास की समझ पर भी आधारित था। समय की नदी में सब कुछ देर सवेर धूल में बदल जाएगा। सफल विकास का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाए और हर जीवित चीज को नीचा देखे।
वास्तव में सफल विकास का मतलब ये समझना है कि लाखों या करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने के लिए प्रत्येक आपदा और विपत्ति पर कैसे काबू पाया जाए। प्रजातियों को जारी रखने की अनुमति देना विकास में जीवित रहने का सच्चा मार्ग था, ताकि शाश्वत विजय प्राप्त की जा सके। लिन युआन की व्याख्या सुनने के बाद बूढ़ा व्यक्ति लंबे समय तक चुप रहा, मानो वह लिन युआन के शब्दों के बारे में सोच रहा हो। निंग जुएजुन अब लिन युआन को ऐसे नहीं देख रही थी जैसे वह किसी उपद्रवी को देख रही हो। ये ऐसे शब्द थे जो उस व्यक्ति के मुंह से नहीं निकल सकते जिसके पास ज्ञान नहीं है। लिन युआन बिना किसी गर्व या अधीरता के भाव दिखाए चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तभी बूढ़ा आदमी अचानक जोर से हंसा और ताली बजाने लगा। बहुत बढ़िया। बूढ़े आदमी की आवाज़ बहुत तेज थी और उसने तुरंत कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हालांकि बूढ़े आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और लिन युआन से कहा, युवा बच्चे, तुम्हारे शब्द वाकई अद्भुत हैं। हालांकि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि 65 मिलियन साल पहले उल्कापिंड मेगालोडन और लिव्याटन को खत्म कर देगा, लेकिन आज भी शार्क और व्हेल प्रजातियां मौजूद हैं? ये सवाल पूछते समय बूढ़े व्यक्ति की आंखें अब और विचार नहीं कर रही थीं, और यह स्पष्ट था कि वह उत्तर स्पष्ट रूप से जानता था। वह लिन युआन का परीक्षण करने के लिए यह सवाल पूछ रहा था। वह देखना चाहता था कि लिन युआन का पहले का उत्तर उसकी भावनाओं से आया था या यह उसकी सच्ची समझ थी। लिन युआन ने इस बार विचार नहीं किया और तुरंत कहा, वास्तव में खाद्य श्रृंखला में कोई भी जीव जितना ऊपर पहुंचता है उतना ही कमजोर होता है। 65 मिलियन साल पहले जब उल्कापिंड उतरा तो सबसे पहले इसका असर शैवाल पर पड़ा। शैवाल की मृत्यु ने क्रिल्स को जल्दी से तबाह कर दिया। क्रिल्स बेलन व्हेल और बड़ी फिल्टर फीडिंग मछली प्रजातियों के भोजन का मुख्य स्रोत हैं। बेलन व्हेल और बड़ी फिल्टर फीडिंग मछली प्रजातियां मेगालोडन और लिव्याटन के लिए एक ही भोजन स्रोत हैं। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर खड़े होकर वे जीवन रूपों में सबसे कमजोर चक्र थे, और यही कारण है कि वे नष्ट हो गए। जब बूढ़े व्यक्ति ने सुना कि लिन युआन ने अपने दिल में उत्तर के बारे में स्पष्ट रूप से कैसे कहा, तो उसने लिन युआन को देखा और महसूस किया कि वह बहुत ही सुंदर दिख रहा था। एक सुशिक्षित व्यक्ति हमेशा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को संजो कर रखता है, खासकर जब उक्त व्यक्ति बहुत युवा हो। इससे उसे उत्तराधिकार की भावना मिली और बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। बूढ़े आदमी ने निंग जुएजुन की तरफ देखा और कहा, बेटी, परीक्षा देने वाले लोग जल्द ही बाहर आएंगे। तुम व्यस्त होगे। मैं इस बच्चे को लाकर 3 ज्ञान व्यवसाय परीक्षाएं आयोजित करूंगा और देखूंगा कि आजकल के युवाओं का स्तर कैसा है। निंग जुएजुन ने लिन युआन द्वारा भरा गया फॉर्म अपने दादा के हाथ में रख दिया और चुपके से लिन युआन को अंगूठा दिखा दिया। लिन युआन ने विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया और बूढ़े व्यक्ति के साथ कक्षा में प्रवेश किया। बूढ़ा आदमी लिन युआन की ओर देखने लगा। मैं बाद में परीक्षाओं का निरीक्षण करूंगा। वास्तव में निरीक्षक बनना बहुत दिलचस्प है। एक व्यक्ति के उत्तर 3 मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। बूढ़े आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि लिन युआन जवाब देगा या नहीं, वह बोलता रहा। शायद वह बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए वह लगातार बोलता जा रहा था। प्रश्नों का उत्तर देते समय व्यक्ति का रवैया उसकी मानसिक स्थिति को दर्शा सकता है। किसी व्यक्ति की उत्तर पुस्तिकाओं के उत्तर ज्ञान के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शा सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर देने में व्यक्ति की प्रक्रिया उसके आंतरिक गुणों को दर्शा सकती है। इस बूढ़े को परीक्षा में पर्यवेक्षक बने हुए 10 साल हो गए हैं। बोलते समय बूढ़े व्यक्ति की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह पुरानी बातें याद कर रहा हो। लिन युआन चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने महसूस किया कि रेडबर्ड सिटी के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति थे जिनके प्रति सिटी लॉर्ड को भी सम्मान दिखाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ज्ञान के संबंध में बात करते समय वह एक जिद्दी बूढ़े व्यक्ति थे। परीक्षा के दौरान बूढ़े व्यक्ति ने पीछे नहीं हटते हुए एक ही बार में लिन युआन को 3 परीक्षा पत्र सौंप दिए। परीक्षा के दौरान लिन युआन अत्यधिक एकाग्र हो गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहरी दुनिया की हर चीज़ उससे असंबंधित थी। जब लिन युआन ने सवालों के जवाब देना शुरू किया तो बूढ़े व्यक्ति को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़े समय के बाद बूढ़े व्यक्ति को वास्तव में एक सुखद एहसास हुआ जब उसने लिन युआन को सवालों के जवाब देते हुए देखा। कलम की नोक कागज पर लगातार सरसराहट कर रही थी। न तो इसमें जल्दबाजी थी, न ही धीमी गति थी, ये शांत और संयमित थी। जहां तक लिन युआन की बात है तो वह कागज पर लिखे हर सवाल का जवाब देते हुए एक ही भाव में था। यह एक शांत रवैया था जिसकी बूढ़े व्यक्ति ने प्रशंसा की। साथ ही वह अचानक लिन युआन के जवाबों को देखने के लिए उत्सुक हो गया। प्रश्नों का उत्तर देते समय लिन युआन को समझ में आया कि निंग जुएजुन ने क्यों कहा था कि क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के प्रश्न चालाक होंगे। पेपर में पूछे गए प्रतिशत प्रश्न वास्तव में किताबों के टिप्पणी पृष्ठ से लिए गए थे। यहाँ तक कि कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिनके उत्तर किताबों की प्रस्तावना से लिए गए थे। ये सवाल बस प्रतिभागियों के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि लिन युआन के लिए यह अभी भी वही था, क्या सभी सवाल मुश्किल नहीं हैं अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन एक बार जब आप उन्हें जान लेते हैं तो वे मुश्किल नहीं होते।
इस प्रकार लिन युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के आसानी से उत्तर दिया और तीनों परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को पूरा करने में केवल 2 घंटे का समय लिया।